नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसका शीर्षक है दो बहनों की अर्पण की कहानी। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है मित्रों। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रुको राजहंसनी, अपने कमरे में जाने से पहले ये बताओ कि कहाँ से आ रही हो? हॉस्टल की वार्डन ने राजहंसनी से पूछा। जी, मैं जरा घूमने चली गई थी, राजहंसनी बोली। इतने रात गए तक घूमना शरीफ घर के लड़कियों का काम नहीं है। तुम्हें पता है, तुम्हारी बड़ी बहन देवनंदिनी को कुछ पता चल गया तो कितना कष्ट होगा उसको, हॉस्टल की वार्डन बोली। जी, लेकिन अभी तो कोई रात नहीं हुई है, केवल 7 ही बजे हैं। जी, पता है कि उनको कष्ट होगा, राजहंसनी ने कहा। तब भी समझ में नहीं आता तुम्हें? तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी सेठ हरिश्चंद्र अग्रवाल इस शहर के नामी गिरामी बिजनेसमैन थे। तुम्हारे ऐसे करने से उनकी आत्मा को कितना कष्ट पहुंचता होगा, वार्डन बोली। ऐसा भी कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? बस चाट और गोलगप्पे खाने का मन हो आया तो चली गई बाहर। वैसे भी कॉलेज की मेस में इतना बेस्वाद खाना मिलता है कि जानवर भी ना खाए, राजहंसनी बोली। तो क्या तुम खिड़की से कूद करके जाओगी? हॉस्टल की दीवार फांद करके जाओगी, वार्डन बोली। तो क्या करूं? शाम को 5 बजने के बाद तो इस हॉस्टल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब ये कोई अली बाबा और 40 चोर की गुफा का दरवाजा तो है नहीं कि खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम कहने से खुल जाएगा, इसलिए चली गई खिड़की से। तो भला इसमें कौन सा अपराध हो गया, राजहंसनी बोली। एक तो गलती करती हो, ऊपर से जुबान लड़ाती हो, शर्म नहीं आती? वहाँ बड़ी बहन ने इतना रुपया खर्च करके तुम्हें लड़कियों वाले सबसे महंगे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा, इतनी अच्छी अध्यापिकाओं से तुम्हें ज्ञान अर्जित करने को मिल रहा है, इतने अच्छे हॉस्टल में तुम्हें रहने को मिल रहा है, तब भी तुम कोई ना कोई शिकायत करती रहती हो, वार्डन बोली। इसे हॉस्टल कहती हैं आप? ये तो किसी घोड़ों के अस्तबल से कम नहीं लगता है, जहाँ ना अपनी मर्जी से खा सको और ना अपनी मर्जी से रह सको, जहाँ इंसान को कोई भी आज़ादी हासिल नहीं, राजहंसनी बोली। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आज अभी और इसी वक्त मैं प्रिंसिपल के पास जाकर के तुम्हारी शिकायत करती हूँ। गलती की गलती करती हो और बदतमीजी भी कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब देखना तुम्हारा क्या हाल होता है, वार्डन बोली। हाँ हाँ जाओ, जिससे जो कहना है कह दो, मैं किसी से नहीं डरती, राजहंसनी बोली। हाँ तो कल देख लेना, वार्डन बोली। हाँ देख लूंगी, राजहंसनी बोली। कल सब अकड़ निकल जाएगी। और इतना कह करके वार्डन चली गई। अब राजहंसनी सोच में पड़ गई कि कल क्या होगा। उसे तो कल बहुत डांट पड़ने वाली है, और यही सोचते सोचते तो वो अपने कमरे में पहुंची, और यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह हुई, चिड़िया चहचहाने लगी, सूरज की किरण कमरे की खिड़की से राजहंसनी के बिस्तर तक पहुंची और उसके सुंदर से मुखड़े को ढक लिया। सूरज की किरण पड़ते ही राजहंसनी ने आंखें खोली और अंगड़ाई लेते हुए करवट ली। तभी उसे याद आया कि कल रात क्या हुआ था, वार्डन से कितनी डांट पड़ी थी उसे, और अब तक तो वो वार्डन ने मेरी सारी बातें प्रिंसिपल से कह दी होगी। अब तो मेरी खैर नहीं। डांट तो ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे से जब मेरे साथ पढ़ने वाली लड़कियां मुझे डांट खाते हुए सुनेंगी तो कैसे खी खी करते हुए हंसेंगी, और जब मैं बाहर आऊंगी तो वो सब मेरा कितना मजाक बनाएंगी। कोई ये थोड़े ही मानेगा कि मैं बाहर चाट और गोलगप्पे खाने गई थी, सब तो यही कहेंगे कि मैं किसी लड़के से मिलने गई थी। ये तो मेरी सामत आ गई। अब तो हॉस्टल से भाग जाने में ही भलाई है, राजहंसनी ने सोचा। लेकिन भाग करके जाऊंगी कहाँ? दीदी को पता चल गया तो फिर से हॉस्टल भेज देंगी। उन्हें पता है कि मेरा मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता है, फिर भी मुझे वो बिलायती मेम साहब बनाना चाहती हैं, लेकिन अब क्या करूं?
कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा करती हूँ कि मैं बुआ के यहाँ चली जाऊंगी और दीदी को टेलीफोन करके कह दूंगी कि मैं हॉस्टल से भाग आऊँ हूँ। मुझसे इतनी बड़ी पाबंदी नहीं सही जाती। देखो मैं तो सूख कर कांटा हो गई हूँ। मेस में अच्छा खाना नहीं मिलता है, मैं हॉस्टल में नहीं रह सकती। मेरी बात सुन करके दीदी का दिल जरूर पसीज जाएगा और वो मुझे घर बुला लेंगी, लेकिन अभी तो मुझे यहाँ से किसी भी हाल में भागना होगा। मेन गेट से तो भाग नहीं सकती, वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे कल भागी थी, कमरे की खिड़की से और हॉस्टल की दीवार फांद करके, बस इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। फटाफट तैयार होती है पहले और राजहंसनी तैयार हो करके चल पड़ी। पहले वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर की ओर कूदी, फिर मैदान को पार करते हुए बेंच पर चढ़ करके दीवार पर चढ़ गई। उसने पहले अपनी एक चप्पल उतार करके फेंक दी, फिर दूसरी ओर कूद पड़ी। उस तरफ उसने देखा नहीं था और रोजाना की तरह अंदाजे के साथ कूद पड़ी, लेकिन इस बार वो दीवार से टेक लगाए बैठे एक शख्स पर जा गिरी और वो शख्स डरते हुए बोला, बचाओ बचाओ, आसमान गिर रहा है। ये सुन करके दो चार लोग वहां भी पहुंच आए और नजारा देख करके हंस पड़े और कुछ तो उस शख्स की चुटकी लेते हुए बोले, जनाब आपके सामने आसमान से शहजादी आपकी झोली में गिर पड़ी है और आप डर करके भाग रहे हैं। अब क्या कहूँ श्रीमान, पहले आसमान में मेरी झोली में एक चप्पल आ गिरी, फिर दूसरी आ गिरी। मुझे अब तक कुछ समझ में नहीं आया तो ये शहजादी साहिबा आ गिरी। मैं ठहरा सीधा साधा इंसान, डर ही जाऊंगा ना। मुझे लगा आसमान गिर पड़ा है। उस शख्स ने जवाब दिया। तभी भीड़ में से एक ने कहा, चलो भाई यहाँ से, यहाँ तो कुछ और ही कहानी चल रही है, और सारे लोग वहां से हंसते हुए चले गए। तभी राजहंसनी गुस्से में बोली, क्यों जनाब, क्या मैं आपको आसमान दिखती हूँ? ना शहजादी साहिबा, आसमान भला साड़ी थोड़े ही पहनता है और ना ही लंबी लंबी दो चोटियां बनाता है। उस शख्स ने कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? राजहंसनी ने गुस्से से पूछा। कुछ नहीं शहजादी साहिबा, भला आप आसमान कैसे हो सकती हैं? बिजली जरूर हो सकती हैं, क्योंकि बार बार आप ऐसे कड़क जो रही हैं। उस शख्स ने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? जुबान संभाल करके बात कीजिए जनाब। राजहंसनी ने बोला, मेरी जुबान तो संभली हुई शहजादी साहिबा, मेरी जगह कोई और होता तो? उस शख्स ने कहा, कोई और होता तो? राजहंसनी बोली, कुछ नहीं शहजादी साहिबा, भला एक बेरोजगार निठल्ला आदमी भला कर भी क्या सकता है? उस शख्स ने कहा, क्या कह रहे हो, बेरोजगार? राजहंसनी बोली, जी हाँ, जेब से फकीर हूँ, हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं है, शाम को घर जाने में भी शर्म आती है, विधवा बहन और भांजे का पेट पालने के भी काबिल नहीं हूँ। मेरे इतना पढ़े लिखे होने को भला क्या फायदा, जब मैं उन्हें दो वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। उस शख्स ने कहा, मेरी नज़र में तो तुम शहजादे हो, तुम गरीब नहीं हो। अच्छा देखो, पेन है तुम्हारे पास? राजहंसनी ने पूछा। हाँ है, उस शख्स ने कहा। और कागज है? राजहंसनी ने पूछा। जी वो तो नहीं है, शख्स ने कहा। अच्छा ठीक है, अपनी हथेली लाओ, राजहंसनी बोली। लेकिन क्यों? उस शख्स ने पूछा। लाओ तो, राजहंसनी ने उस शख्स की हथेली पर कुछ लिखते हुए कहा। इस पते पर चले जाना, तुम्हें जरूर नौकरी मिल जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, उस शख्स ने कहा। ठीक है, अब चलती हूँ शहजादे, राजहंसनी बोली। ठीक है शहजादी साहिबा। और इतना कह करके दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक महिला ने दरवाजा खोला। तू आ गया श्रीधर, नौकरी मिली? उस महिला ने दरवाजा खोलते ही कहा। ना सुलक्षणा जी, आज भी खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन किसी ने एक पता दिया है, कल उस पते पर जाकर के नौकरी के लिए कहता हूँ। श्रीधर बोला। ठीक है, तू हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, सुलक्षणा बोली। तभी भीतर से भागते हुए बबलू आकर के सीधा मामा की गोद में चढ़ते हुए बोला, मामा मेरे लिए चाबी वाला खिलौना लाए हो? ना बेटा, आज भी ना ला पाया, लेकिन कल जरूर ले आऊंगा, श्रीधर बोला। जाओ, हम तुमसे नहीं बोलते, बबलू बोला। ना बबलू बेटा, मामा से ऐसे नहीं रूठते हैं, कल मामा जरूर से अपने बबलू के लिए चाबी वाला खिलौना लाएंगे। देख, आज तो मामा ने अपने कान भी पकड़ लिए, श्रीधर बोला। सच कहते हो मामा, कल तुम मेरे लिए चाबी वाला खिलौना लाओगे? बबलू ने पूछा। हाँ किशन कन्हैया,
कल तेरा मामा तेरे लिए चाबी वाला खिलौना जरूर लाएगा। श्रीधर बोला। अच्छा, अब तेरी बकबक बंद हो गई हो तो मामा को खाना खाने दे। सुलक्षणा बोली। मैं भी खाना खाऊंगा, बबलू बोला। हाँ, तेरे लिए भी लाई हूँ, सुलक्षणा बोली। ये क्या माँ, तुम रोज रोज दाल भात क्यों पका देती हो? ना तरकारी होती है और साथ में और ना चोखा। मुझे नहीं खाना ये दाल भात, बबलू बोला। नखरे मत कर, चुपचाप खा ले। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तेरे लिए रोज 56 भोग पकाऊं, सुलक्षणा बोली। जीजी इतना मत बिगड़ो बच्चे पर, बच्चा ही तो है, नहीं समझता बातों को। लेकिन तुम तो बड़ी हो ना, श्रीधर बोला। तो क्या करूं श्री, माँ बाप बचपन में छोड़ करके चले गए और भरी जवानी में पति भी भगवान को प्यारा हो गया। आखिर इंसान ही तो हूँ, कोई देवी तो नहीं हूँ जो आंखें बंद करके सब सहती जाऊं, सुलक्षणा बोली। धीरज रखो जीजी, जरा संयम से काम लो। अब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। और हमारा बबलू बहुत अच्छा बच्चा है, देखना कैसे ये दाल भात चुटकियों में खत्म करता है। कल मैं बबलू के लिए बाजार से समोसे, कचौरियां और इमरती लाऊंगा, बबलू को बहुत पसंद है ना बबलू बेटा? श्रीधर बोला। सच कहते हो मामा, कल तुम ये सब सारी चीजें लाओगे तो मैं फटाफट से दाल भात खत्म कर देता हूँ। देखना, तुमसे पहले खा लूंगा, बबलू बोला। और ये सब देख करके श्रीधर और सुलक्षणा की आंखें भर आई। दूसरे दिन श्रीधर ने सुबह सुबह तैयार होकर के सुलक्षणा को आवाज दी। जीजी तो मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है रे? सुबह सुबह चल, पहले कुछ खा ले फिर चले जाई हो, सुलक्षणा बोली। जीजी कल किसी ने एक पता देते हुए कहा था कि यहाँ चले जाना, नौकरी मिल जाएगी, सो वहीं जा रहा हूँ, श्रीधर बोला। अच्छा ठीक है, ये लो पोहे बनाए थे, थोड़ा सा खा लो। मुझे मालूम है तू दिन भर ऐसे ही बिना कुछ खाए रह जाएगा और यहाँ मेरा जी जलता रहेगा, सुलक्षणा बोली। क्यों मेरी इतना चिंता करती हो दीदी? सिलाई करके तुम्हें 2-4 रुपए मिलते हैं, वो भी तुम इस घर और इस निठल्ले भाई पर खर्च कर देती हो, श्रीधर बोला। तू ये कैसी बातें कर रहा है? तेरे जीजा जी के जाने के बाद एक तेरा ही तो सहारा था। तूने मुझे इस घर में आसरा दे करके बहुत बड़ा एहसान किया है, नहीं तो जेठ और जेठानी ने तो घर से निकाल दिया था। तू ना होता तो नन्हे से बच्चे को लेकर के कहाँ जाती? ये कहते कहते सुलक्षणा की आंखें भर आई। कैसी बातें करती हो जीजी? जितना ये घर मेरा है उतना ही ये घर तुम्हारा भी है। क्या हुआ जो हमारे माँ बाप जिंदा नहीं है तो? हम भाई बहन हमेशा सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाएंगे, श्रीधर बोला। मेरा राजा भैया, अच्छा चल नाश्ता कर ले, सुलक्षणा बोली। माँ मुझे भी राजा बेटा कह करके पुकारो, बबलू मासूमियत से बोला। और बबलू की बात सुन करके सब हंस पड़े। श्रीधर ने नाश्ता किया और नौकरी ढूंढने के लिए निकल गया। वो एक कपड़े की मिल का पता था जहां श्रीधर नौकरी ढूंढने गया था। वहां की मालकिन देवनंदिनी अग्रवाल थी। सभी उससे बहुत डरते थे। वो कर्मचारियों को जरा सी गलती पर घंटों भाषण दे देती थी। ऊपर से औरत जात तो कोई बाहस भी ना करता। ईमानदार और मेहनती कर्मचारियों को वो खास ख्याल रखती थी, लेकिन बेईमान और आलसी कर्मचारियों से उसे कुछ ज्यादा ही चिढ़ रहती थी। उनके पिताजी सेठ हरिश्चंद्र अग्रवाल शहर के रईसों में गिने जाते थे। पत्नी का देहांत छोटी बेटी के जन्म के वक्त हो गया था। जैसे तैसे दोनों बेटियों को आया के सहारे पाल पोस करके बड़ा किया। बड़ी बेटी ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी कि अग्रवाल साहब को दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब उनके कोई बेटा तो नहीं था, इसलिए उनके वर्षों पुराने मुंशी जी ने देवनंदिनी को सलाह दी कि अब से सारा कारोबार वो ही संभाल ले, और अगर कोई परेशानी आती है तो वो हैं ही उन्हें बताने के लिए, क्योंकि इस काम के लिए किसी रिश्तेदार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्या पता धोखे से सब कुछ अपने नाम कर ले। देवनंदिनी मुंशी जी की बात टाल ना सकी और अपने कंधों पर उसने सारे कारोबार की जिम्मेदारी संभाल ली। लेकिन कारोबार और अपनी छोटी बहन राजहंसनी को संभालते संभालते वो अपनी खुशियां भूल बैठी। जिस उम्र में लोग शादी करके अपने बच्चे संभालते हैं, वो इस उम्र में मिल और
व्यापार संभाल रही है। कभी कभी उसको ये भी अकेलापन खलने लगता है, लेकिन क्या करे, हालातों के सामने मजबूर है। उसके एक डॉक्टर मित्र कमलाकांत उसे पसंद करते हैं। उसे ना जाने कब से अपनी मन की बात बताने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन देवनंदिनी के सख्त स्वभाव के आगे उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है और उनकी अब आस की धरी रह जाती है। डॉक्टर कमलाकांत भी हीरो के व्यापारी सेठ दौलत राम के बेटे हैं। विलायत जाकर के उन्होंने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की है। मरीज को देखते ही मर्ज पकड़ लेते हैं, बहुत ही उम्दा डॉक्टर हैं। लेकिन देवनंदिनी को कभी भी उनकी ये खूबियां नहीं देख पाती, सब नजरअंदाज कर देती है। वहीं कमलाकांत के छोटे भाई कमल किशोर हैं, जो कि विलायत में अभी भी पढ़ रहे हैं। राजहंसनी पर लट्टू रहते हैं और राजहंसनी भी उन्हें लट्टू की तरह नचाती रहती है। लेकिन कमल किशोर इतना ढीठ है, राजहंसनी की 100 गालियां खा करके भी उसके पीछे पीछे ही लगा रहता है। श्रीधर कपड़े की मिल पहुंचा ही था कि दरबान ने उसे गेट पर रोकते हुए कहा, कहाँ घुसे जा रहे हो भाई? भाई नौकरी के लिए आया हूँ, श्रीधर बोला। कोई सिफारिश है या ऐसे ही मुंह उठाए चले जाते हो? दरबान ने बोला। सिफारिश तो नहीं है, लेकिन किसी ने यहाँ का पता दिया था और कहा था कि यहाँ जाते ही तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, श्रीधर बोला। किसने दिया था पता? दरबान ने पूछा। शहजादी ने, श्रीधर बोला। हा, शहजादी कहाँ मिल गई तुम्हें ये शहजादी? दरबान ने पूछा। जी आसमान से टपकी थी, श्रीधर बोला। हाँ, आसमान से टपकी थी, दरबान ने हंसते हुए कहा। हाँ भाई, आसमान से टपकी थी, कसम से, श्रीधर बोला। भाई दिन में पी रखी है क्या, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? दरबान ने पूछा। ना भाई, यहाँ रोटी तो खाने को नहीं मिलती, पीने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? श्रीधर बोला। किसी की सिफारिश लाओ तभी भीतर घुसने दूंगा, दरबान बोला। श्रीधर दरबान के संग बहस कर ही रहा था कि एक बड़ी सी एम्पाला मिल के सामने आकर के रुक गई। उसमें से एक औरत उतरी जिसने महंगी सिल्क की साड़ी पहनी थी। किनारे में मांग काढ़ करके बालों को एक बड़ा सा जूड़ा बनाया था, आंखों पर काला धूप का चश्मा पहना था और हाथों में महंगा पर्स थाम रखा था। उसे देखते ही दरबान ने झुक करके नमस्ते किया। नमस्ते मेम साहब। तभी श्रीधर को देखते ही उस औरत ने दरबान से पूछा, तुम्हारा रिश्तेदार है? ना मेम साहब, नौकरी मांगने आया है, दरबान ने जवाब दिया। अच्छा, तो पढ़े लिखे हो? औरत ने श्रीधर से पूछा। श्रीधर उस औरत का मुंह ताकते ही रह गया कि ये क्यों उससे सवाल पूछ रही है। तभी दरबान बोला, जवाब काहे नहीं देते बाबू साहब, यह तो है मिल की मालकिन। माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था, श्रीधर बोला। जी मैंने पूछा पढ़े लिखे हो? मालकिन ने श्रीधर से पूछा। जी हाँ, साथ में पेंटिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ। ये रही डिग्रियां और मेरी कला के नमूने, श्रीधर बोला। अच्छा ठीक है, मेरे ऑफिस में आकर के मिलो। और इतना कह करके मालकिन भीतर चली गई। उसके जाने के बाद दरबान श्रीधर से बोला, अब खड़े को काहे को हो, भीतर जाओ। ये ही मालकिन है, इनका नाम देवनंदिनी है। तुमसे ना जाने कैसे ऐसे बात कर ली, नहीं तो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती हैं। अच्छा, बहुत सख्त स्वभाव की हैं क्या? श्रीधर ने दरबान से पूछा। सख्त नाही भैया, रूखा कहो रूखा, बहुत ही खड़ूस हैं, दरबान बोला। अच्छा, इन्हीं की नौकरी करते हो और इन्हीं की बुराई करते हो, शिकायत करूं क्या भीतर जा करके? श्रीधर बोला। ना भैया, रोजी रोटी का सवाल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखन मर जाई हैं, दरबान बोला। अच्छा ठीक है, चिंता ना करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, श्रीधर बोला। भगवान तुम्हारा भले करे, जब तुम जल्दी से भीतर जाओ, देर ना ही करो, दरबान बोला। ठीक है भाई, श्रीधर बोला। और कुछ ही देर में श्रीधर ऑफिस पहुंचा। उसने ऑफिस के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, भीतर आ जाइए। श्रीधर ने भीतर जाकर के मालकिन से शिष्टाचार पूर्वक नमस्ते किया। मालकिन कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोली, बैठिए। जी धन्यवाद, श्रीधर बोला। लाइए जरा अपनी डिग्री और चित्रकारी के नमूने दिखाइए। मालकिन बोली, जी ये लीजिए, श्रीधर बोला। मिल की मालकिन ने सभी डिग्रियां और नमूने देखते हुए कहा, प्रथम श्रेणी में सभी डिग्रियां हैं, काफी होशियार लगते हैं आप, और चित्रकारी भी बड़ी उम्दा है, मुझे पसंद आई। लेकिन आपको नौकरी में रखने से पहले मुझे एक बार मुंशी जी से सलाह लेनी होगी। मैं उन्हें यहीं बुलाए लेती हूँ,
वो ये डिग्रियां और नमूने देख करके तसल्ली कर लें, फिर मुझे कोई परेशानी ना होगी। मालकिन बोली, जी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। श्रीधर बोला, ठीक है, मैं तो अभी उनके केबिन में टेलीफोन करके उन्हें बुला लेती हूँ। मालकिन ने इतना कह करके टेलीफोन उठाया और बोली, चाचा जी जरा आप मेरे ऑफिस में आने का कष्ट करेंगे, आपसे कुछ राय लेनी है। हाँ अभी आता हूँ नंदनी बिटिया। टेलीफोन के उस तरफ से मुंशी जी बोले, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, तो आइए मैं आपका इंतजार करती हूँ। और इतना कह करके मालकिन ने टेलीफोन रख दिया। कुछ ही देर में मुंशी जी मालकिन के कमरे में आए और आकर के पूछा, क्या बात है देवनंदिनी बिटिया? चाचा जी ये श्रीधर हैं, इन्हें नौकरी की जरूरत है। मैंने तो इनकी डिग्रियां और चित्रकारी के नमूने देख लिए हैं, जरा आप भी देख लेते तो मुझे तसल्ली हो जाती और इन्हें नौकरी मिल जाती। मालकिन बोली, लाओ बिटिया जरा मैं भी तो देखूं। मुंशी जी बोले, ये लीजिए। देवनंदिनी बोली और मुंशी जी ने ये डिग्रियां और नमूने हाथ में लिए और देखने लगे। कुछ देर देखने के बाद बोले, बिटिया बहुत ही उम्दा है, इन साहब को नौकरी पर रख लिया जाए। बहुत अच्छा चाचा जी, देवनंदिनी बोली, तो मैं चलता हूँ। और मुंशी जी इतना कह करके चले गए। तो फिर आप कल से आ जाइए। देवनंदिनी ने श्रीधर से कहा, जी दिन भर घर में भी क्या करूँगा, मैं तो सोचता हूँ कि आज और अभी से काम पर लग जाऊं। श्रीधर बोला, तो चलिए मैं आपको आपका काम समझा देती हूँ। देवनंदिनी बोली, जी बहुत अच्छा, तो चलिए। श्रीधर बोला और दोनों देवनंदिनी के ऑफिस से बाहर निकल पड़े। श्रीधर और देवनंदिनी मिल के भीतर पहुंचे। मिल में काम जारी था, सभी कर्मचारी अपने अपने काम पर लगे हुए थे। देवनंदिनी ने सभी कर्मचारियों से श्रीधर का परिचय करवाते हुए कहा कि आज से ये भी आप सभी के साथ काम करेंगे, ये कपड़ों और साड़ियों पर चित्रकारी करेंगे और अब मैं कैशियर के पद से मुक्त होना चाहती हूँ, इसलिए ये जिम्मेदारी भी मैं इन्हीं को सौंपना चाहती हूँ। सभी कर्मचारी बहुत खुश हुए श्रीधर से मिल करके और दिल से श्रीधर का स्वागत किया। श्रीधर को काम समझा करके देवनंदिनी अपने ऑफिस में चली गई। श्रीधर भी अपना काम समझने में लग गया। काम करते करते दोपहर हो गई, लंच की घंटी बजी। तभी सभी कर्मचारी अपना अपना खाने का डिब्बा उठा करके खाना खाने मिल से बाहर निकलने लगे। सबने श्रीधर से भी चलने को कहा, लेकिन श्रीधर ने मना कर दिया, क्योंकि श्रीधर के पास ना तो खाना था और ना ही कुछ खरीदने के लिए पैसे थे। वह अपनी सीट पर बैठ करके काम करता रहा। तभी देवनंदिनी श्रीधर के पास आकर के बोली, आप लंच करने नहीं गए? जी मुझे भूख नहीं है। श्रीधर बोला, जी अब तो दोपहर होने को आई है, वैसे भी आप घर से नाश्ता खा के चले होंगे, अब तक तो भूख लग गई होगी। देवनंदिनी ने बोला, जी देवी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हम गरीबों की आदत होती है, दिन में एक बार भी रोटी नसीब हो जाती है तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। श्रीधर बोला, जी मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देवनंदिनी बोली, जी कुछ नहीं, माफ कीजिएगा, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। श्रीधर बोला, लगता है पैसे की बहुत तंगी है आपके घर में। कोई बात नहीं, आप आज ही एडवांस में अपनी तनख्वाह ले लीजिएगा। मैं चाचा जी से आज ही इस मसले पर बात करके आपको आज ही तनख्वाह देने के लिए कहती हूँ। देवनंदिनी बोली, जी बहुत बहुत मेहरबानी। श्रीधर बोला, मेहरबानी किस बात की, ये तो आपका मेहनताना होगा। देवनंदिनी बोली, जी वो तो सही है, लेकिन मेरा काम देखे बिना ही मेहनताना लेना मुझे जरा ठीक नहीं लगता है। श्रीधर बोला, जी मेरा तो ये मानना है कि जब इंसान दुनिया भर की चिंताओं से मुक्त होगा तभी तो काम पर ध्यान दे पाएगा, और जब काम पर ध्यान दे पाएगा तभी तो हमारी मिल की तरक्की हो पाएगी। इसलिए आज से आप घर की गृहस्थी की और परिवार के सदस्यों की चिंता छोड़ करके केवल अपने काम पर ध्यान दीजिए। ये सब चिंताएं आप मुझ पर छोड़ दीजिए। देवनंदिनी बोली, जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीधर बोला, तो फिर चलिए मेरे केबिन में चल करके आज का लंच आप मेरे संग कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। देवनंदिनी बोली, जी इतना मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीधर बोला, ये बार बार धन्यवाद और शुक्रिया कह करके आप तो घड़ी घड़ी मुझे शर्मिंदा करते हैं मिस्टर श्रीधर। देवनंदिनी बोली, अच्छा ठीक है, अब से ना कहूँगा। श्रीधर बोला, चलिए आइए लंच करते हैं। देवनंदिनी बोली और दोनों लंच के लिए देवनंदिनी के केबिन में पहुंचे। देवनंदिनी का लंच का डिब्बा घर से आ चुका था। देवनंदिनी ने वॉश बेसिन में हाथ मुंह धुले और श्रीधर
से भी हाथ धुलने को कहा। देवनंदिनी ने 2 प्लेट निकाली, डिब्बा खोला और खाना परोसते हुए श्रीधर से कहा, मैं बहुत ही सादा खाना खाती हूँ, शायद आपको पसंद ना आए। ये रही मूंग की दाल, आलू मेथी की तरकारी, टमाटर का सलाद, दही और रोटी। इतना कहते ही देवनंदिनी ने श्रीधर की ओर परोसी हुई प्लेट बढ़ा दी। जी मेरे लिए इतना ही काफी है, कोई इतने सम्मान के साथ मुझे खाना परोस कर दे रहा है। श्रीधर बोला, अच्छा मिस्टर श्रीधर, आप इतनी सज्जनता के साथ केवल मुझसे ही पेश आ रहे हैं कि सबके साथ ऐसे ही पेश आते हैं? कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं आपकी मालकिन हूँ? देवनंदिनी बोली। ये सुनकर के श्रीधर हंसते हुए बोला, वैसे मैं सबसे ही ठीक से बात करता हूँ, लेकिन आपसे और भी सलीके से बात कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी मालकिन हैं और ये बात वाकई सच है। श्रीधर बोला, जी आपकी बेबाकी मुझे पसंद आई। देवनंदिनी बोली। दोनों खाना खा ही रहे थे कि तभी टेलीफोन की घंटी बजी और देवनंदिनी ने टेलीफोन उठाया। फोन उठाते ही देवनंदिनी ने किसी को डांटना शुरू कर दिया। शायद देवनंदिनी की छोटी बहन राजहंसनी का फोन था। हेलो राज, तू कहाँ है इस समय? देवनंदिनी ने पूछा। मैं बुआ के घर पर हूँ दीदी, राजहंसनी बोली। अच्छा, बुआ जी के घर पर तू वहाँ कैसे पहुंची? देवनंदिनी ने पूछा। दीदी मैं हॉस्टल से भाग आई हूँ, राजहंसनी बोली। क्या कहा? तू हॉस्टल से भाग गई? देवनंदिनी बोली। हाँ दीदी, और क्या करती भला? राजहंसनी बोली। कल ही तेरी प्रिंसिपल को टेलीफोन आया था, उन्होंने कहा था कि तूने वार्डन से बहुत बदतमीजी से बात की, उनसे पूछे बिना खिड़की से कूद करके बाहर चाट गोलगप्पे खाने चली गई। देवनंदिनी बोली। दीदी मेस का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, राज बोली। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू पहले मेरी बात सुन। देवनंदिनी बोली। दीदी मेरा पढ़ाई लिखाई में जी नहीं लगता है, मैं पढ़ाई छोड़ना चाहती हूँ, मुझे हॉस्टल में नहीं रहना है, राजहंसनी बोली। क्या कहा? तू पढ़ाई छोड़ देगी और फिर हॉस्टल ना जाएगी? देवनंदिनी बोली। राज तुझे हॉस्टल जाना होगा, मैं अभी थोड़ी देर में बुआ के घर आती हूँ तुझे लेने। और इतना कह करके देवनंदिनी ने टेलीफोन रख दिया। जी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो गई? जी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो गई जी? श्रीधर ने पूछा। जी कुछ नहीं, मेरी छोटी बहन का टेलीफोन था, नाक में दम कर रखा है, कुछ समझती ही नहीं है, आए दिन कोई ना कोई परेशानी खड़ी करती रहती है। मैं अभी खाना खा करके निकलूंगी, उसे बुआ के घर से लाना होगा, हॉस्टल से भाग करके बुआ जी के घर पर जा करके बैठी है। मैं आपकी तनख्वाह के लिए भी कहती जाती हूँ, हो सकता है कि मुझे देर हो जाए और मैं वापस मिल ना पाऊँ। देवनंदिनी बोली। क्या आपकी छोटी बहन हॉस्टल में रहती है? श्रीधर ने पूछा। जी, लेकिन वो पढ़ना ही नहीं चाहती है, आए दिन हॉस्टल से भाग जाती है। देवनंदिनी बोली। आपने कभी उनकी परेशानी पूछने की जरूरत नहीं समझी? हो सकता है वहाँ उन्हें कोई परेशानी हो। श्रीधर बोला। जी सब उसके नाटक हैं, ना पढ़ने के लिए, इसलिए रोज ना कोई मुसीबत खड़ी करती रहती है। देवनंदिनी बोली। जी तो फिर आपको तो जल्दी जाना चाहिए। श्रीधर बोला। जी बस निकलती हूँ, मेरा लंच तो हो गया, आप कुछ और लेंगे? देवनंदिनी ने श्रीधर से पूछा। जी नहीं, मैं कुछ और नहीं लूंगा, मेरा लंच भी हो गया। श्रीधर बोला। और देवनंदिनी ने घर से खाना लेकर के आए बाहर बैठे नौकर को आवाज दी। रामू रामू ये खाने का डिब्बा उठा लो और ये प्लेट्स भी साफ करके रख दो। जी दीदी अभी साफ करता हूँ, रामू बोला। देवनंदिनी बोली। ठीक है तो मिस्टर श्रीधर मैं निकलती हूँ, आपकी तनख्वाह आपको घर जाते वक्त मिल जाएगी। जी बहुत अच्छा। और इतना कह करके श्रीधर भी अपना काम करने चला गया। शाम को छुट्टी हुई और मुंशी जी श्रीधर को तनख्वाह उसके हाथ पर रखते हुए बोले। लीजिए श्रीधर बाबू आपकी एडवांस तनख्वाह, देवनंदिनी बिटिया मुझसे कह करके गई थी इसलिए मैं देने चला आया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुंशी जी, आप नहीं समझ सकते कि आज मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी का दिन है। नमस्ते जी, अब चलता हूँ, श्रीधर बोला। और इतना कह करके श्रीधर खुशी खुशी मिल से बाहर आया और उसने बाजार के रास्ते का रुख किया। उसने बाजार से सबसे पहले बबलू के लिए चाबी वाला खिलौना खरीदा, सुलक्षणा के लिए साड़ी,
बबलू के लिए कपड़े भी खरीदे, फिर कुछ मिठाइयाँ, समोसे, कचौरियाँ खरीद करके रसोई के लिए कुछ राशन और सब्जियां खरीद कर वो घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुलते ही श्रीधर के हाथ में इतना सामान देख करके सुलक्षणा देवी खुशी के मारे फूली ना समाई। नौकरी मिल गई तुझे? सुलक्षणा ने खुशी से पूछा। हाँ जी नौकरी मिल गई। देखो मैं आज क्या क्या लेकर के आया हूँ। श्रीधर बोला। चल पहले भगवान का भोग लगा दे इस मिठाई को और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर, फिर सब सामान दिखाना। सुलक्षणा बोली। ठीक है जी। बबलू कहाँ है? उसे भी बुला लो। श्रीधर बोला। सबने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके सारा सामान खोला। सामान देख करके सुलक्षणा ने श्रीधर से कहा, क्यों रे, सब हम लोगों के लिए ही लाया है, अपने लिए भी कुछ तो ले आता। ले लूंगा दीदी, अपने लिए भी ले लूंगा, अब तो नौकरी मिल गई है ना। श्रीधर बोला। और उस रात सुलक्षणा ने सबकी पसंद का खाना बनाया और सब ने जी भर के खाया। इधर देवनंदिनी बुआ के घर पर राजहंसनी को ले आई और उससे बिल्कुल भी बात नहीं की। देवनंदिनी मोटर चला रही थी और राजहंसनी उसके बगल में बैठी देवनंदिनी का गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। राजहंसनी ने देवनंदिनी से बात करने के इरादों से डरते हुए हिम्मत करके कहा, दीदी आज शहर की सड़क कुछ ज्यादा ही साफ सुथरी लग रही है ना? हाँ, क्यों ना होगी साफ सुथरी। नगर पालिका वालों को मालूम था ना कि इन सड़कों से राजकुमारी राजहंसनी पधारने वाली हैं, इसलिए तो सड़कों को जीभ से चाट चाट करके साफ किया गया है। देवनंदिनी गुस्से से बोली। अच्छा, मैं ना कहती थी दीदी, एक ना एक दिन सारे शहर को पता चल जाएगा कि राजहंसनी किसी राजकुमारी से कम नहीं है। चलो, शहर के लोगों को इतना तो पता चल गया कि एक तुम हो कि मेरी कदर भी नहीं करती हो। राजहंसनी बोली। हाँ, घर चलो, अभी कद्र करती हूँ। मेरा नाम खराब कर रखा है तुमने, आए दिन कोई ना कोई नई आफत खड़ी करती रहती हो। देवनंदिनी बोली। अब मैं करती भी क्या, शाम को 5 बजे से हॉस्टल के गेट बंद हो जाते हैं, बाहर ही जाने को नहीं मिलता है, तो इंसान क्या करेगा? उस अजायब घर से भागेगा ही नहीं तो क्या करेगा? राजहंसनी बोली। मालूम होता है कि बहुत तरक्की पर है राजकुमारी जी, तुम्हारी ये हरकतें देख करके वहाँ ऊपर बैठे बाबूजी का सीना गर्व से फूल जाता होगा। देवनंदिनी बोली। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि राजहंसनी बोली। कितनी बेशर्म है तू, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तुझे, एकदम चिकना घड़ा हो गई हो तुम। देवनंदिनी बोली। अब और कितना गुस्सा करोगी? माफ भी कर दो मुझे, नहीं रहना हॉस्टल में, मैं घर से ही रोज कॉलेज चली जाया करूंगी, मुझसे हॉस्टल की पाबंदियां नहीं सही जाती, बस इस बार मुझे घर में रहने दो, अगर अच्छे नंबर ना आए तो फिर से हॉस्टल भेज देना। राजहंसनी बोली। तो ठीक है, पहले वादा कर कि तू इस साल मेहनत करेगी और अच्छे नंबर लाएगी, तभी मैं कुछ सोचूंगी तुझे घर पर रखा जाए या नहीं। देवनंदिनी बोली। हाँ दीदी, पक्का वादा, बस मुझे हॉस्टल में रहने को ना कहो। राजहंसनी बोली। तो ठीक है, चल अब उतर मोटर से, घर आ गया। देवनंदिनी बोली। मेरी अच्छी दीदी, प्यारी दीदी। राजहंसनी ये कहते हुए मोटर से उतर गई। अच्छा ठीक है, तू भीतर जा, मैं मोटर पार्क करके आती हूँ। देवनंदिनी बोली। ठीक है दीदी। इतना कहते हुए राजहंसनी भीतर पहुंची तो देखा डॉक्टर कमलाकांत बैठे हैं, साथ में उनके छोटे भाई कमल किशोर जी भी कोई किताब पढ़ते हुए नजर आए। अरे डॉक्टर बाबू, आप कब आए? राजहंसनी ने कमलकांत से पूछा। जी बहुत देर हो गई आए हुए मुझे, लेकिन राज तुम अचानक कैसे टपक पड़ी? कमलाकांत ने पूछा। जी बस हॉस्टल में जी नहीं लग रहा था, इसलिए आ गई। राजहंसनी बोली। अरे कमल किशोर कल रात ही विलायत से लौटा था तो मिलाने ले आया, सोचा कि नंदिनी के संग थिएटर देखने जाएंगे, बहुत ही अच्छा शो चल रहा है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो किशोर को साथ मिल जाएगा। कमलाकांत बोला। जी मेरे पास तो इतना समय नहीं है, और वैसे भी किशोर बाबू विलायत रिटर्न है, हम लोगों को उनके जैसा सलीका कहाँ आता है। राजहंसनी बोली। अब आपस में बातें ही करते रहोगे कि देवनंदिनी आ गई? सब आपस में बात कर ही रहे थे कि देवनंदिनी आ गई। अरे डॉक्टर साहब, आप चाय वाय पी की नहीं? देवनंदिनी ने पूछा। जी रामू ने चाय नाश्ता करा दिया, हम तो थिएटर जाने के लिए आए थे। कमलाकांत बोला। जी आज तो ना जा पाऊंगी, आज कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ। देवनंदिनी बोली। कोई
कोई बात नहीं, तो कल चलेंगे। कमलाकांत बोला, तो ठीक है, अब आप लोग यहीं डिनर करके जाइएगा, मैं अभी रामू से खाना तैयार करने को कह देती हूँ, देवनंदिनी बोली। कमल किशोर ने राजहंसनी से कहा, राज जी, जब तक खाना तैयार होता है तो पियानो पर एक मधुर गीत सुना दीजिए, बहुत दिन हो गए आपकी मधुर आवाज सुने हुए। क्यों किशोर बाबू, वहाँ विलायत में नहीं सुने आपने गीत जो आपको मेरा गाना सुनना है? राज बोली, जी सुने तो बहुत ही गीत हैं, लेकिन जरा आप सुना देती हैं तो मेहरबानी हो जाती है। किशोर बोला, ये क्या इतना नखरा करती हो, सुना देना गीत। देवनंदिनी बोली, ठीक है दीदी, तुम कहती हो तो सुनाए देती हूँ, राज बोली। और राज ने पियानो पर सबको एक मधुर सा गीत सुनाया। कुछ देर सब बातें करते रहे, तब तक खाना भी तैयार हो गया। रामू ने देवनंदिनी से पूछा, बड़ी दीदी खाना लगा दूं? हाँ हाँ लगा दो। वैसे खाने में क्या क्या बनाया है? देवनंदिनी ने रामू से पूछा। जी मलाई कोफ्ता, भरवा बैगन, ये खास तौर से छोटी दीदी रसोई में बोल करके गई थी, और आपके लिए अरहर की दाल, आलू गोभी, मीठे में सेवई और खीर, रोटी और चावल। बहुत बढ़िया रामू, ठीक है जल्दी से खाना लगा दो, देवनंदिनी बोली। थोड़ी देर में खाना टेबल पर लग गया और सब खाना खाने बैठे। राज, कल आप फुर्सत हैं तो ऐतराज ना हो तो एक बात कहूं, किशोर ने राजहंसनी से कहा। जी कहिए। लेकिन खाने के बाद, बहुत दिनों के बाद अपना मनपसंद खाना खा रही हूँ, और अभी मेरा ध्यान केवल खाने की ओर है, बातों की ओर नहीं, राजहंसनी बोली। राज, ये क्या तरीका है बात करने का? देवनंदिनी ने राज को टोका। दीदी बुरा लगता है तो लगता रहे, मेरे लिए आप और खाने की सिवा कुछ जरूरी नहीं है, राजहंसनी बोली। ठीक है किशोर, तुम क्या कहना चाहते हो कहो, मैं सुनती हूँ, देवनंदिनी बोली। जी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कल राज को फुर्सत हो तो मेरे साथ बाजार चल सकती है, कुछ कपड़े खरीदने हैं, यहाँ की दुकानों को वो अच्छी तरह जानती होगी। भैया को तो अपनी क्लिनिक से फुर्सत नहीं है, तो आप मिल छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती हैं, तो बची राज, अब वो हॉस्टल से आ गई है तो क्यों ना मेरी शॉपिंग करा दे? किशोर बोला, क्यों नहीं किशोर, चिंता ना करो, कल राज तुम्हारे संग जरूर जाएगी, देवनंदिनी बोली। तो फिर मैं 11 बजे अपनी मोटर लेकर के आ जाऊंगा, लंच हम किसी अच्छे से रेस्तरां में कर लेंगे, किशोर बोला। मालूम होता है आपने तो सारे दिन की बुकिंग कर ली है, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है, राजहंसनी बोली। क्यों, घर में रह करके क्या पहाड़ तोड़ोगी? देवनंदिनी बोली। ना दीदी, अच्छा नाश्ता करके सोऊंगी, राज बोली। राज की बात सुन करके सब ठहाका लगा करके हंस पड़े। ये रात बस यूं ही खत्म हो गई। दूसरे दिन नाश्ता करके देवनंदिनी मिल चली गई, और राज नाश्ता करके बगीचे में पली हुई चिड़ियों के संग खेल रहे थे, उन्हें दाना चुगा रही थी। उसने चुन चुन करके ढेर सारी रंग बिरंगी चिड़ियां पाल रखी थी। ये शौक उसे बचपन से था। जब भी उसे माँ बाबूजी की याद आती तो वो इन चिड़ियों के पास अपना मन बहलाने चली आती थी। बगीचे की मालन रधिया ही उस बगीचे की और चिड़ियों की देखभाल करती है। बगीचे में उसका सर्वेंट रूम है। विधवा है बेचारी, शायद शादी के बाद विधवा हो गई थी, शादी के तुरंत बाद विधवा हो गई थी। बच्चे भी नहीं थे, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। इकलौते भाई भौजाई भी रखने को तैयार ना थे, तो क्या करती बेचारी, गांव से भाग करके शहर आ गई। तब देवनंदिनी और राजहंसनी बहुत छोटी थी। सेठ जी ने काम पर रख लिया। एक ही काम आता था, वो था खेती किसानी का, तो उसने बगीचे का काम संभाल लिया। वैसे तो उसके लिए रामू ही खाना पकाता था, लेकिन जब रधिया का मन लिट्टी चोखा खाने या गांव का कुछ खास व्यंजन खाने का होता तो बगीचे में कभी कभी चूल्हा जला करके बनाती, और ये ज्यादातर तब होता है जब राज हॉस्टल से आती है। राज खाने की बहुत शौकीन है, उसके लिए बस 2 ही चीजें जरूरी हैं, एक उसकी दीदी देवनंदिनी और बढ़िया खाना। बाकी ना उसे सजने का शौक है और ना ही संवरने का। वैसे उसे सजने संवरने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसे भगवान ने पहले से ही इतना सुंदर रूप दे रखा है। सुंदर तो नंदिनी भी कम नहीं है, इसलिए तो सेठ जी ने चुन करके अपनी बेटियों के नाम राजकुमारियों जैसे रखे हैं। राधिका ने बगीचे में राज को देखा तो उसके पास आ करके बोली, देखो तो छोटी बिटिया कितने अच्छे अमरूद आए हैं,
इस नए पेड़ में, जरा चख करके तो देखो कितना स्वाद है, एकदम लाल है भीतर से। लाओ तो काकी जरा चखूं तो, राज बोली। कैसा लगा, मीठा है ना, रधिया ने पूछा। हाँ काकी बहुत ही मजेदार है, राज बोली। पी लो और खा लो, रधिया बोली। बस काकी पहले ये बताओ कि बैगन और टमाटर के पेड़ में फल लगे कि नहीं, क्योंकि मेरा तो लिट्टी चोखा खाने का मन है, तुम बनाओगी ना मेरे लिए, राज ने पूछा। हाँ बिटिया काहे नहीं बनाएंगे, बैगन और टमाटर तो लसे पड़े हैं, अभी तो 4 दिन पहले रामू तोड़ करके ले गया था, अभी तो और भी हैं, रधिया बोली। तो फिर शाम को बनाओ लिट्टी चोखा और लहसुन वाली तीखी चटनी, बस मजा आ जाएगा, राज बोली। तो फिर शाम को तैयार रहना, हम सारी तैयारी करके रखेंगे, और भीतर सबसे कहना कि आज शाम को रसोई ना बनाएं, लिट्टी चोखे की दावत है, रधिया बोली। बहुत बढ़िया काकी, मैं तो आज जी भर के खाऊंगी, राजहंसनी बोली। तभी रामू बगीचे में आकर के बोला, छोटी दीदी किशोर बाबू आए हैं और आपको पूछ रहे हैं। ठीक है उन्हें यहीं भेज दो, राज बोली। ठीक है छोटी दीदी, रामू इतना कह करके चला गया। किशोर बगीचे में पहुंचा और राज से बोला, देवी जी अभी तक आप तैयार नहीं हुई, आपने कल कुछ वादा किया था ना। किशोर बाबू मैंने नहीं, दीदी ने कहा था, राज बोली। तो आप मेरे साथ शॉपिंग पर ना चलोगी, किशोर ने पूछा। चलूंगी लेकिन आराम से, राज बोली। ठीक है तो आप तैयार हो जाइए, तब तक मैं बगीचे की सैर कर लेता हूँ। किशोर बोला, हाँ हाँ जरूर, बहुत से फल हैं, इनका मजा लीजिए, और देखिए उस तरफ बड़े से पिंजरे में ढेर सारी रंग बिरंगी चिड़ियां हैं, आप उन्हें भी दाना चुगा सकते हैं, राज बोली। जी बहुत बढ़िया, किशोर बोला। ठीक है तो मैं तैयार होकर के अभी आई, राज बोली। कुछ देर बाद राज और किशोर मोटर में बैठ करके चले गए शॉपिंग करने। तभी राज बोली, किशोर बाबू मोटर जरा मील तक ले चलिए। लेकिन मील की ओर क्यों, किशोर पूछा। अरे वाह, आप शॉपिंग करेंगे और मैं चुपचाप खड़ी रहूंगी, मेरा मन भी कुछ खरीदने को कर गया, तो इसलिए मील चलिए, दीदी से पैसे लेकर के आऊंगी, राज बोली। तो आप मुझसे ले लीजिए पैसे, किशोर बोला। जी नहीं, मुझे किसी की खैरात नहीं चाहिए, राजहंसनी बोली। ये कैसी बातें कर रही हैं आप, किशोर बोला। मैं ऐसी ही बातें करती हूँ, आपको ले चलना है तो ले चलिए, नहीं तो यहीं पर उतार दीजिए मुझे, राज बोली। ठीक है तो चलिए मील तक चलते हैं, किशोर बोला। दोनों मील पहुंच गए। राज भीतर गई और नंदनी के केबिन में पहुंची तो वो वहां नहीं थी। प्यून से पूछने पर बताया कि वो थोड़ा कर्मचारियों से बात करने गई हैं। राज भी वहां पहुंची। उसने देखा कि नंदनी किसी मसले पर कर्मचारियों से बात कर रही है। नंदनी के पास जाकर के उसने कहा कि कुछ काम है। ठीक है तुम मेरे केबिन में बैठो, मैं अंदर आती हूँ, नंदनी बोली। तभी राज की नजर श्रीधर पर पड़ी और वो उसे देख करके खुश हो करके बोली, अरे शहजादे आप यहाँ, मिल गई आपको नौकरी? जी शहजादी साहिबा, आपकी मेहरबानी से नौकरी मिल गई, श्रीधर बोला। दोनों की बातें सुनकर के नंदनी ने हैरान होकर के पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे से पहले से परिचित हैं? देवनंदनी की बात सुनकर के राजहंसनी बोली, नहीं दीदी परिचित नहीं हैं, बस एक बार मुलाकात हुई थी। अच्छा तो अब समझ आया, उस दिन आप हॉस्टल से भाग रही थी और बातों ही बातों में मैंने इन्हें बताया कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, तो इन्होंने मुझे मील का पता देते हुए कहा कि यहाँ चले जाइए, नौकरी मिल जाएगी। बस मैं दूसरे दिन मील पहुँच गया और आपने मुझे नौकरी पर रख लिया, श्रीधर बोला। जी मेरे हॉस्टल से भागने का तो आपको दीदी ने ही बता दिया होगा, राजहंसनी बोली। तो क्या करूं, बताना पड़ता है, तूने मेरी नाक में दम जो कर रखा है, देवनंदनी बोली। दीदी वो हॉस्टल नहीं कैद खाना है, कैद खाना, राजहंसनी बोली। अच्छा ठीक है, ये बता यहाँ आने का कष्ट क्यों किया मेरी प्यारी बहना ने, देवनंदनी ने पूछा। वो क्या है ना दीदी, किशोर बाबू शॉपिंग पर जा रहे हैं मुझे लेकर के, अगर मुझे भी कुछ पसंद आ गया तो, राजहंसनी बोली। अच्छा रुपए चाहिए, चलो मेरी केबिन में, पर्स तो वहीं रखा है, देवनंदनी बोली। अच्छा तो शहजादे मैं अब चलती हूँ, देर हो रही है, किशोर बाबू बाहर मोटर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, राजहंसनी बोली। अच्छा मैं भी अपने काम में लगता हूँ, जी नमस्ते, श्रीधर बोला। जी नमस्ते, और इतना कह करके राज नंदनी के संग उसके केबिन में आई, रुपए लिए और किशोर के संग शॉपिंग पर चली गई।
शाम को राज किशोर के संग शॉपिंग से लौटी रामू से चाय बनाने को कहा। किशोर बोला, तो मैं भी अब चलता हूँ। ऐसे कैसे किशोर बाबू, आज तो बगीचे में लिट्टी चोखे की दावत है। अभी कुछ देर में दीदी भी मिल से आ जाती हैं। ऐसा कीजिए, आप डॉक्टर बाबू को भी टेलीफोन करके बुला लीजिए, आज तो बहुत मजा आने वाला है। राज बोली, लिट्टी चोखा ये क्या होता है भाई, मैं भी तो सुनूं, ये क्या बला है? किशोर ने पूछा। अब तो आप दुनिया के सबसे बेहतरीन स्वाद से महरूम हैं। आपने तो जन्नत का सबसे बड़ा सुख जाना ही नहीं। अगर आपने आज तक लिट्टी चोखा नहीं खाया है तो आपको इंसान किसने बनाया? लानत है आपकी इंसानियत पर जो आपने आज तक लिट्टी चोखे की शक्ल नहीं देखी। राजहंसनी ने बोला, ये क्या हो रहा है? किस बेचारे की सामत आई है जो उसे इतनी बातें सुनाई जा रही हैं? देवनंदिनी ने राजहंसनी की बातें दरवाजे से सुनते ही पूछा। जी, वो गरीब लाचार निहायत बदकिस्मत मैं हूँ, नंदिनी देवी। किशोर चिढ़ते हुए बोला। अरे किशोर, इसकी बात का बुरा मानते हो? भला इसे कोई सहूर है बात करने का? देवनंदिनी बोली। जी, लेकिन क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ जो मुझे इतना सुनाया जाए? किशोर ने पूछा। जी किशोर बाबू, आप इसी लायक हैं। आप इतने भी विलायती रिटर्न क्यों ना हो? वहाँ के बटर ब्रेड के स्वाद से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे, लेकिन मालूम होता है कि आपको यहाँ के खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तभी आप ऐसी बातें किया करते हैं। राजहंसनी बोली। वैसे राज जी, आपको नहीं लग रहा है कि जरा सी बात पर मुझे आप कुछ ज्यादा ही सुना रही हैं? किशोर बोला। गुस्ताखी माफ किशोर बाबू, लेकिन आप इसी लायक हैं। राज बोली। तो फिर मैं घर जाता हूँ, आप ही भाई साहब को टेलीफोन करके बुला लीजिएगा। किशोर बोला। किशोर ठहरो, ये पागल है। मैं तो कह रही हूँ रुकने के लिए, और मैं ही डॉक्टर साहब को भी टेलीफोन किए देती हूँ, वो भी आ जाएंगे। देवनंदिनी बोली। जी, आप कहती हैं तो इसलिए रुक रहा हूँ। किशोर बोला। अच्छा, तुम दोनों बगीचे में पहुँचो, मैं अभी आती हूँ। देवनंदिनी बोली। जी बहुत अच्छा। और किशोर बगीचे में राज के साथ पहुँचा। अब अंधेरा हो आया था, इसलिए बगीचे में लगे सभी लैंप पोस्ट को जला दिया गया था ताकि ठीक से उजाला रहे। रधिया के कमरे के पास ही अच्छा अलाव लगाया गया था लिट्टी सेंकने के लिए। दिन भर रधिया इसी तैयारी में लगी थी। उसने अपने कमरे से सिलबट्टे पर 2-3 तरह की चटनी पीसी थी, तीखी हरी चटनी, सरसों के दानों की चटनी और लहसुन वाली चटनी। रधिया और रामू अपने काम में लगे हुए थे। रधिया चोखा तैयार कर रही थी और लिट्टी में सत्तू का मसाला भर भर के लिट्टियां आग पर डालती जा रही थी और रामू उन्हें सेंक रहा था। राज ने देखा तो वो भी काम पर लग गई। कुछ देर में देवनंदिनी और डॉक्टर बाबू भी बगीचे में पहुंच गए और सब मिलकर के लिट्टी चोखे का आनंद उठाने लगे। लेकिन किशोर बाबू को लिट्टी चोखा हाथों से खाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। वैसे उन्हें भी लिट्टी चोखा भा गया था। उन्होंने कहा कि अगली बार जल्द ही इसका दोबारा कार्यक्रम रखा जाए। अब राजहंसनी को बहुत आसानी हो गई थी। वो घर में ही अब कॉलेज जाने लगी थी। अब राजहंसनी को बहुत आसानी हो गई थी। वो घर से ही अब कॉलेज जाने लगी थी अपनी साइकिल में। एक दिन वो कॉलेज के लिए निकली थी कि रास्ते में किसी तांगे का घोड़ा बिदक गया और उसने अपना रास्ता छोड़ दिया। तांगे वाले ने बहुत मशक्कत की, लेकिन घोड़ा काबू में ना आया। सामने से राजहंसनी अपनी साइकिल पर आ रही थी। तांगे की टक्कर लगी। सड़क के कच्चे रास्ते पर तांगा उतर गया और राजहंसनी सड़क पर ही साइकिल सहित गिर पड़ी। घोड़ा अब रुक चुका था और उस तांगे में श्री मिल जाने को निकला था। उसने राजहंसनी को सड़क पर गिरे देखा तो भागकर उसकी मदद के लिए आया। पास आकर के देखा तो राजहंसनी के पैर में काफी चोट आई थी, सिर से भी खून निकल रहा था। वो बेहोश थी। ये देख करके एक मोटर वाले की मदद की। उसने श्रीधर और राज को अस्पताल पहुंचा दिया। राज का इलाज डॉक्टरों ने शुरू भी कर दिया। श्रीधर ने मेल में टेलीफोन करके देवनंदिनी को सब कुछ बता दिया। खबर सुनकर के देवनंदिनी फौरन अस्पताल आ पहुंची। कुछ देर के इलाज के बाद डॉक्टर ने आकर के कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, खतरे वाली बात नहीं है। सिर में चोट लगी है, कुछ टाँके आए हैं और पैर में हल्का सा फ्रैक्चर प्लास्टर कर दिया गया है, लेकिन कम से कम 2 हफ्ते तक अस्पताल में रहना होगा। जी ठीक है, और तो कोई खतरे वाली बात नहीं है ना? श्रीधर ने पूछा। जी नहीं, बस उनका कुछ ख्याल रखना
होगा, जल्द ही वो अच्छी हो जाएंगी, डॉक्टर साहब बोले। जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, देवनंदिनी बोली। जी शुक्रिया किस बात का, ये तो मेरा फर्ज था। शुक्रिया तो आप इन साहब का कीजिए जो ये समय पर मरीज को ले आए। अगर सिर से खून ज्यादा बह जाता तो मुश्किल खड़ी हो जाती। डॉक्टर साहब बोले, जी ये तो मेरा फर्ज था, वो मेरी जान पहचान की ना भी होती तब भी तो मैं ऐसा ही करता। श्रीधर बोला, जी अब मैं जाता हूँ, उनकी देखभाल के लिए नर्स हैं उनके पास, जब उन्हें होश आ जाए तो मुझे खबर कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब बोले, जी अच्छा, देवनंदिनी बोली। और डॉक्टर साहब चले गए। मैंने इसलिए कहा था कि हॉस्टल में रहो, हॉस्टल से कॉलेज जाने में कोई खतरा नहीं है। आज कहीं कुछ हो जाता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। लोग कहते कि देखो छोटी बहन का ख्याल तक ना रख सकी, अब मैं घर संभालूं, मील संभालूं या इन्हें संभालूं। ये हैं कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। वहां मील में जरूरी काम छोड़ करके भागती चली आई। देवनंदिनी ये कहते हुए रो पड़ी। श्रीधर ने देवनंदिनी को इतना परेशान देखा तो बोला, देवी जी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अब ठीक है। आप नाहक ही तनाव ले रही हैं। अगर आपको मील में जरूरी काम है तो आप वापस जा सकती हैं, मैं यहाँ रुकता हूँ। वो वैसे भी होश में आ जाएंगी तो मैं आपको टेलीफोन कर दूंगा। जी अच्छा नहीं लगेगा, होश में आई और मैं उसके पास ना होंगी तो ना जाने मन में क्या सोच बैठे। मेरे सिवा उसका और उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई और नहीं है। देवनंदिनी ने बोला, वो तो ठीक है, हम दोनों ही उनके होश में आने तक इंतजार करते हैं। आप उस कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं जरा बाहर जा करके आपके लिए पानी लेकर के आता हूँ, श्रीधर बोला। और इतना कह करके श्रीधर बाहर चला गया। श्रीधर का ऐसा स्वभाव देख करके देवनंदिनी को श्रीधर के प्रति मन में थोड़ा अपनापन सा महसूस हुआ। कुछ देर में श्रीधर पानी लेकर के आ पहुंचा और बोला, लीजिए आप थोड़ा पानी पी लीजिए और ज्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। जी आपको बहुत तकलीफ हुई, अगर आप वहां ना होते तो ना जाने क्या हो जाता, देवनंदिनी बोली। जी देवी जी कुछ नहीं होता, मैं नहीं होता तो कोई और होता, श्रीधर बोला। ये तो आपका बड़प्पन है, देवनंदिनी बोली। आप खाम मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, श्रीधर बोला। दोनों ऐसे बातें ही कर रहे थे कि नर्स ने राज के कमरे से बाहर आकर के कहा, जी जल्दी से डॉक्टर साहब को बुलाइए, उन्हें होश आ गया है। क्या कहा, होश आ गया है राज को? मैं भी उसे देखना चाहती हूँ, देवनंदिनी बोली। जी आप उनके पास जाइए, मैं डॉक्टर साहब को बुला करके लाता हूँ, श्रीधर बोला। देवनंदिनी राज के पास पहुंची और उसके सिर पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही राज ने आंखें खोली और नंदिनी को देखते ही बोली, दीदी तुम आ गई? हाँ राज, अब कैसी है तू? नंदिनी बोली। ठीक हूँ, राज बोली। झूठ बोलती है पगली, मुझे पता है तू बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नंदिनी बोली। नहीं दीदी ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी लग रही है, राज बोली। कमजोरी तो होगी ही, इतनी गहरी चोट जो आई है तुझे, नंदिनी बोली। दीदी मुझे कुछ पता ही नहीं चला, वो तांगा कैसे मेरे सामने आया और मैं गिर पड़ी, इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, राज बोली। बस अब तू आराम कर, ज्यादा मत बोल, तकलीफ होगी, नंदिनी बोली। तभी श्रीधर डॉक्टर साहब के साथ राज के पास आ पहुंचा। श्रीधर को देखते ही राज बोली, अरे शहजादे साहब आप यहाँ कैसे? जी देवी जी, जिस तांगे से आपकी टक्कर हुई थी उसमें मैं ही बैठा था। तांगा भी सड़क से उतर गया था, लेकिन वहां उसे भागने की जगह नहीं मिली क्योंकि वहां गड्ढा था, इसलिए मुझे चोट नहीं आई। लेकिन जब मैंने देखा कि आप बेहोश होकर के गिर पड़ी हैं तो मैं वहां से भागकर आपके पास आया और एक मोटर वाले की मदद से आपको अस्पताल ले आया, श्रीधर ने कहा। आप लोग बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले मैं मरीज की जांच कर लूं, डॉक्टर साहब बोले। जी जरूर, श्रीधर बोला। और डॉक्टर साहब ने राज की जांच करके कहा कि अभी तो मरीज घर जाने के काबिल नहीं है, अभी कुछ दिन तो इन्हें अस्पताल में ही रहना होगा। जो दवाइयां मैंने लिखी है उन्हें दीजिए और खाने पीने पर सख्त परहेज रहेगा। और इतना कह करके डॉक्टर साहब चले गए। राज दुखी होकर के बोली, लो एक कैद खाने से बड़ी मुश्किल से रिहाई मिली थी, अब दूसरे कैद खाने में कैद हो गई और भागकर हॉस्टल से, ना तू हॉस्टल से आती और ना ये एक्सीडेंट होता।
और भाग हॉस्टल से, ना तू हॉस्टल से आती और ना ये एक्सीडेंट होता। नंदनी बोली, दीदी कुछ तो रहम करो मुझ पर। राज बोली, तू इसी लायक है। नंदनी बोली, अरे रहने दीजिए देवी जी, वैसे भी वो विपदा की मारी है, आप और मत सुनाइए। श्रीधर ने नंदनी से कहा, चलो कोई तो हमदर्द मिला, वरना सब तो यहाँ मेरी जान के दुश्मन बने फिरते हैं। राज बोली, देखिए ना श्रीधर बाबू, रस्सी जल गई लेकिन बल ना गया। देखो तो कैसे बातें करती है, जैसे मैं इसकी दुश्मन हूँ। जो करती हूँ इसकी भले के लिए ही करती हूँ, और ये ऐसी बातें करती है। नंदनी बोली, जी अब आप मिल जा सकती हैं, मैं इनके पास रहता हूँ। श्रीधर ने नंदनी से कहा, हाँ दीदी तुम जाओ, और जब दोबारा आना हो तो खाने के लिए कुछ अच्छा सा लेते आना। राज बोली, बेटा अब कुछ दिनों के लिए अपनी इस चटोरी जीभ पर लगाम लगा लो। अभी डॉक्टर साहब ने कहा, सुना नहीं तूने? नंदनी ने बोला, हाय राम, अब मेरा क्या होगा? ये ऊपर वाले, ये कहाँ का न्याय है? सब कुछ छीन लेता लेकिन मेरा खाना। राजहंसनी दुखी होकर के बोली, ओ नौटंकी, अब बस कर, कितना कोसेगी भगवान को? ये सब तो तेरा किया कराया है, अब मैं मिल जाती हूँ। श्रीधर बाबू को ज्यादा परेशान न करना, शाम को आऊंगी फल लेकर के। और इतना कह करके देवनंदनी चली गई। लो हो गया कबाड़ा ना, आने कब तक इस अस्पताल में रहना होगा? राज बोली, जब तक आप बिल्कुल से ठीक नहीं हो जाती हैं। श्रीधर बोला, ठीक है शहजादे, अब इसके सिवा कोई और चारा भी तो नहीं है। राज बोली, भर का समय राजहंसनी को अस्पताल में काटना मुश्किल पड़ गया। रह करके वो बस बिस्तर पर करवटें बदलती रही। श्रीधर राजहंसनी की हालत से वाकिफ था। उसे पता था कि जो लड़की एक जगह कभी शांत होकर के नहीं बैठ सकती, उसके लिए पूरा दिन बिस्तर पर गुजारना कितना कठिन होगा। शाम हुई, देवनंदनी अस्पताल आई राज से मिलने, हाथों में ढेर सारे फल लेकर के, और श्रीधर से बोली, श्रीधर बाबू अब आप घर जा सकते हैं, मैं रात को यहाँ रुक जाऊंगी। ठीक है, जैसा आप उचित समझें, मैं अब घर जाता हूँ, कल मिल जाने से पहले फिर से मिलने आ जाऊंगा। श्रीधर बोला, जी बहुत अच्छा, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। देवनंदनी बोली, जी आप फिर से मुझे शर्मिंदा करती हैं, ये तो मैंने मानवता वश किया है। श्रीधर बोला, जी श्रीधर बाबू, आप दिन भर मेरे पास रहें, मेरा इतना ख्याल रखा, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। राज बोली, अब तो यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, नहीं तो आप दोनों बहनें शुक्रिया अदा करके मुझे यूं ही शर्मिंदा करती रहेंगी। श्रीधर बोला, रात का समय, दोनों बहनें अस्पताल में थी। कुछ देर में रामू घर से खाना लेकर के आ गया। राज के लिए सूप आया था और नंदनी के लिए सादा खाना। नंदनी तो वैसे भी सादा खाना खाती थी, लेकिन उसने उस दिन और भी सादा खाना बनवाने के लिए कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राज खाने की फरमाइश करे। सूप को देख करके राज का मुंह बन गया, लेकिन नंदनी के डर से उसने वो सूप खत्म किया। श्रीधर अस्पताल से घर आया। उसने घर आकर के सुलक्षणा से दिन भर की बात कह सुनाई। सुलक्षणा बोली, सब ठीक है, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? ना जी, चोट तो बहुत आई थी, लेकिन समय पर इलाज होने से खतरा टल गया। श्रीधर बोला, तो ठीक है, कल जब तू मिल जाएगा तो मुझे भी संग ले चलियो, मैं भी राजहंसनी से मिल लूंगी और कुछ खाने को भी बना लूंगी। सुलक्षणा बोली, ना जी, खाना बनाने की कोई जरूरत ना ही है, अभी तो उनका परहेजी खाना चल रहा है। श्रीधर बोला, सब कहने की बातें हैं, परहेजी खाना खा के आज तक कोई मरीज ठीक हुआ है भला? डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं, मैं कुछ चटपटा सा बना लूंगी जिससे राजहंसनी को खा करके अच्छा लगे। सुलक्षणा बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा तो इल्जाम मैं अपने सिर पर कतई ना लूंगा। श्रीधर बोला, हाँ, मैं क्या किसी से डरती हूँ? सुलक्षणा बोली, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही कर लेना। श्रीधर बोला, अच्छा चल हाथ मुंह धो लो, अब तक खाना लगाती हूँ। सुलक्षणा बोली, अच्छा जी, इतना कह करके श्रीधर हाथ मुंह धोने चला गया। कुछ देर बाद सब खाना खाने बैठे। ऐसे ही सबका सारा दिन व्यतीत हो गया। सुबह हुई। देवनंदनी ने राज से कहा, अब मैं घर जाती हूँ, क्योंकि तैयार होकर के मुझे मील के लिए निकलना होगा, बहुत जरूरी मीटिंग है आज। दीदी ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद को संभाल लूंगी। राज बोली,
कह तो ऐसे रही है कि जैसे दादी परदादी हो। मुझे पता है तू अपना कितना ख्याल रखेगी, देवनंदनी बोली। सच दीदी, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, राज बोली। तभी नर्स कमरे में आई और बोली, चलिए आप बाहर जाइए, अब मरीज को तैयार करके उन्हें नाश्ता और दवा देनी होगी। जी मैं घर जा रही हूँ, अब आप अपना काम शुरू कर सकती हैं, नंदनी बोली। जी आप मरीज का जरा भी फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी, नर्स बोली। तब तो बहुत बढ़िया है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, राज शाम तक फिर आऊंगी। और इतना कह करके नंदनी घर को रवाना हो गई। नर्स ने राज को तैयार करके जूस और बटर ब्रेड दिया, लेकिन राज को वो पसंद नहीं आया। उसने बस एक दो निवाले खाए और एक दो घूंट जूस पी करके सब वापस कर दिया। नर्स ने दवाई दी, उसने वो खाई और फिर से बिस्तर पर लेट गई। उधर श्रीधर के घर से श्रीधर मिल जाने को निकला तो सुलक्षणा बोली, मैं भी तैयार हूँ, तेरे साथ में चलूंगी राजनंदनी को देखने। उसके लिए मैंने चटपटे से आलू के पराठे भी बनाए हैं। क्या कह रही हो जीजी, आलू के पराठे, वो भी मरीज के लिए? श्रीधर बोला। क्यों रे, मैंने क्या गलत कर दिया? पराठे तो बस बनाए हैं, राजहंसनी ठीक से नहीं तो ठीक कैसे होगी? सुलक्षणा बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरे कहने से तो तुम मान थोड़े ही जाओगी, श्रीधर बोला। जब तुझे पता है तो ज्यादा बहस मत कर, दरवाजे पर ताला लगा और चुपचाप अस्पताल चल, सुलक्षणा बोली। मैं भला तुझसे कैसे बहस कर सकती, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो तुमसे कुछ भी कहूँ, श्रीधर बोला। और दोनों भाई बहन बबलू को लेकर के अस्पताल को चल दिए। अस्पताल पहुंच करके सुलक्षणा और श्रीधर राज हंसनी के कमरे में पहुंचे। श्रीधर को देखते ही राज बोल पड़ी, अरे शहजादे आ गए आप? सुलक्षणा ने जैसे ही शहजादे सुना तो राज से पूछ बैठी, माफ करना राजहंसनी जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आप श्रीधर को शहजादे कह करके क्यों पुकार रही हैं। जी आपका परिचय? राज ने सुलक्षणा की ओर इशारा करते हुए श्रीधर से पूछा। जी ये मेरी बड़ी बहन सुलक्षणा है और मेरा भांजा बबलू, श्रीधर ने जवाब दिया। ओह, तो सुलक्षणा दीदी, मुझे आप और राजहंसनी मत कहें, राज कहकर ही पुकारें। और रही इनके शहजादे होने की बात, तो जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब से मैं इन्हें शहजादे ही पुकार चली आ रही हूँ, राज बोली। ठीक है, तो मैं तुम्हें राज ही कहूंगी। अच्छा ये बताओ अब तबीयत कैसी है? सुलक्षणा ने राज से पूछा। दीदी आप ही बताओ, बिना अच्छे नाश्ते के दिन की शुरुआत ना हो तो ऐसे जीवन का भला क्या फायदा? ऐसा जीवन तो जानवरों भी जी लेते हैं। सुबह सुबह बटर और ब्रेड लेकर के आई थी नर्स, मुझसे तो खाई नहीं गई। पता नहीं इस कैद खाने में कितने और दिन रहना पड़ेगा, राज बोली। लगता है शहजादी साहिबा एक ही दिन में उकता गई हैं, श्रीधर बोला। कैसे ना उकताऊं, कल से बस बेस्वाद चीजों का ही मुंह देख रही हूँ। कुछ चटपटा सा खाने को मिल जाता तो मेरा दिन बन जाता, राजहंसनी बोली। घबराएं नहीं शहजादी साहिबा, हम उसका इंतजाम करके आए हैं, श्रीधर बोला। अच्छा सच कहिए शहजादे, राज ने चहकते हुए पूछा। जी हाँ, लेकिन मैं जरा इधर उधर निगाह डाल लूं, अगर कोई डॉक्टर या नर्स इस ओर आ गई तो हम दोनों को अच्छी खासी डांट पड़ जाएगी, श्रीधर बोला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये एहसान मैं जिंदगी भर ना भूल पाऊंगी, राज बोली। ये मेहरबानी मेरी नहीं दीदी की है, आप उन्हें धन्यवाद दीजिए, श्रीधर बोला। ठीक है, तो मैं मुआयने पर लग जाता हूँ, तब तक आप नाश्ता कर लीजिए, श्रीधर बोला। सुलक्षणा ने अपने पास रखे थैलों में से एक पीतल का टिफिन निकाला और खोल करके राज के सामने रख दिया। राज बिस्तर से टेक लगा करके बैठ गई और खाने का डिब्बा हाथ में लेकर के बोली, वाह आलू के पराठे, कितनी अच्छी खुशबू है, बस मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। इन्हें खा करके मैं मर भी जाऊं तो कोई गम ना होगा, कम से कम भूखे पेट तो ना मरूंगी, राज बोली। अरे ये कैसी बातें करती हो, अब तुम आराम से खाओ और मैं रोज ही कुछ ना कुछ अच्छा सा बना करके ले आऊंगी, सुलक्षणा बोली। सच दीदी कितनी अच्छी हो आप, राज बोली। और राज पराठे लिए खाने लगी जैसे कई जन्मों की भूखी हो खाए जा रही थी और श्रीधर उसे एकटक देखे जा रहा था। राज की मासूमियत ने श्रीधर का मन मोह लिया था। राज के हाव भाव देख करके ऐसा लगता था कि जैसे किसी छोटे बच्चे को उसकी मनपसंद चीजें मिल गई हों। तभी राज का ध्यान श्रीधर की ओर गया और उसने श्रीधर को देखा कि उसे एकटक देख रहा है। वो थोड़ा सा झेंप गई।
राज ने जैसे ही पराठे खत्म किए वैसे ही नर्स कमरे में आ धमकी और बोली, ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? जी कुछ नहीं, ये बच्चा जिद कर रहा था इसलिए इसे खाने के लिए दिया गया है। सुलक्षणा ने बबलू की ओर इशारा करते हुए कहा। जी तब तो ठीक है, मुझे लगा कि आप लोगों ने मरीज को तो कुछ नहीं खिला दिया। नर्स बोली। जी भला हम लोग ऐसा करने लगेंगे क्या? हम भी तो मरीज को सलामती चाहते हैं, मरीज जल्दी से ठीक हो जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा। श्रीधर बोला। जी ठीक है, अभी कुछ देर में डॉक्टर साहब मरीज का मुआयना करने आने वाले हैं, इसलिए कहने आई थी। नर्स बोली। तो ठीक है, हम लोग अब चलते हैं, मुझे मिल भी जाना है। श्रीधर बोला। जी आप लोग जा रहे हैं, अब मुझे सारे दिन अकेले रहना पड़ेगा। राज बोली। जी अब क्या कर सकते हैं शहजादी साहिबा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती हैं तब तक अस्पताल ही आपका घर है। श्रीधर बोला। ठीक है शहजादे, तो आप जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। राज बोली। आप ऐसी बातें करती हैं तो लीजिए, मैं नहीं जाता। मील। श्रीधर बोला। अरे नहीं नहीं शहजादे, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आप मिल जाइए, वहाँ दीदी आपका इंतजार करती होंगी। राज बोली। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। इतना कह करके सुलक्षणा और श्रीधर अस्पताल के बाहर आ गए। सुलक्षणा तांगे में बबलू से के संग घर निकल गई और श्रीधर मिल पहुंच गया। राज की बातें सुन करके श्रीधर को कुछ अच्छा नहीं लगा था। राज का उदास चेहरा अभी तक उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने मन में सोचा कि काश उसे मिलना आना होता तो वो राज के संग अस्पताल में ही रुक जाता। कितने साफ दिल की है राज, मासूम और भोली, साथ में थोड़ा अल्हड़ भी है। श्रीधर ये सोच ही रहा था कि देवनंदिनी उसके केबिन में आकर के बोली। क्या हुआ श्रीधर बाबू, क्या सोचते हो? कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? जी नहीं, मैं तो राज जी के बारे में सोच रहा था, वो आज काफी उदास लग रही थी। श्रीधर बोला। तो आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? देवनंदिनी ने पूछा। जी मैं उनसे क्या कहता भला, अगर आप वहां होती तो उनका उदास चेहरा आपसे भी नहीं देखा जाता। श्रीधर बोला। वो इतनी उदास होगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। देवनंदिनी बोली। जी आपको कुछ तो सोचना होगा उनकी मनोदशा के विषय में। श्रीधर बोला। जी मैं कुछ सोचती हूँ इस विषय में। देवनंदिनी बोली। देवनंदिनी से कुछ बातें करके श्रीधर अपने केबिन में चला गया। देवनंदिनी कुछ परेशान सी हो गई थी श्रीधर की बातें सुन करके, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन को ये एहसास हो कि वो बिल्कुल अकेली है और उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। वो जल्द ही इस समस्या का समाधान खोज निकालना चाहती थी। वो दिन भर अपने केबिन में चैन से ना रह पाई। उसे लग रहा था कि सच में वो अपनी छोटी बहन का ख्याल नहीं रख पा रही है। उसने पिताजी को उनकी मृत्यु के समय उसने जो वचन दिया था वो हरदम राज का ख्याल रखेगी, वो उस पर खरी नहीं उतर पा रही है। देवनंदिनी ने आज ऑफिस का कोई भी काम नहीं किया और ना ही अपने केबिन से बाहर निकली। आज उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसे आज खुद से शिकायत थी कि मिल के काम और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच वो अपनी छोटी बहन को समय नहीं दे पा रही थी। इसी तरह सोचते सोचते दोपहर हो आई और दोपहर के खाने का समय हो आया था। तभी रामू ने देवनंदिनी को आवाज दी और देवनंदिनी का ध्यान टूटा। रामू ने देवनंदिनी से कहा, दीदी मैं रामू, आ जाओ रामू, अंदर आ जाओ। देवनंदिनी ने बोला। दीदी खाना परोस दूं? रामू ने पूछा। रामू आज खाना वापस ले जाओ, खाने का मन नहीं है। देवनंदिनी बोली। लेकिन क्यों दीदी? रामू ने पूछा। आज मन कुछ उदास सा है। देवनंदिनी बोली। मुझे पता है दीदी आप क्यों उदास हैं, छोटी दीदी अस्पताल में भर्ती हैं, शायद इसलिए आप परेशान हैं। रामू बोला। हाँ रामू, मैं कितनी अभागन हूँ जो अपनी छोटी बहन को समय नहीं दे पाती। मिल के कामकाज और सामाजिक जीवन में इतना उलझ चुकी हूँ कि अपनी प्यारी बहन को ही भूल जाती हूँ। देवनंदिनी ने उदास हो करके रामू से कहा। लेकिन दीदी अगर आप कारोबार नहीं संभालोगी तो फिर कौन है आपकी जिम्मेदारी में हाथ बटाने वाला? आप अपने कर्तव्य से तो कभी भी पीछे नहीं हटी, बस आपको अन्य कामों के लिए समय ही नहीं मिलता है। इसमें आप कहीं भी गलत नहीं हो। रामू बोला। लेकिन दुनिया ये नहीं समझती है ना, सब तो मुझे ही दोषी ठहराते हैं। देवनंदिनी बोली। ऐसा नहीं है दीदी, आप इन सब के लिए स्वयं को दोषी ना ठहराएं। पहले आप शांत मन से खाना खाइए, फिर कुछ सोचते हैं इसके बारे में। रामू बोला।
खाना वापस ले जाओ रामू, मैं आज खाना ना खाऊंगी। देवनंदिनी ने बोला, ना दीदी ऐसा मत बोलिए, घर की और कारोबार की सभी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। आप खाएंगी पिएंगी नहीं तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। आपके ही दम पर तो हम सब हैं, रामू बोला, लेकिन आज मैं खुद को कमजोर पा रही हूँ। जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक चुकी हूँ। देवनंदिनी बोली, आप कैसे थक सकती हैं दीदी, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। पहले आप खाना खा लीजिए। रामू बोला, रहने देना, आज खाने का मन नहीं है, जबरदस्ती मत कर। देवनंदिनी बोली, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा ही सही। रामू बोला, ठीक है, तो इतनी जिद कर रहा है तो लगा दे प्लेट, लेकिन थोड़ा ही खा पाऊंगी। देवनंदिनी बोली, ठीक है। रामू बोला, और रामू ने देवनंदिनी के लिए खाना लगा दिया। खाना खाने के बाद नंदिनी रामू से बोली, तेरे मन में इस समस्या का कोई हल हो तो बता। दीदी है तो, लेकिन रामू बोला, तो बोल, अचानक चुप क्यों हो गया। देवनंदिनी बोली, वो क्या है ना दीदी, आपको छोटी दीदी के साथ बड़ी बहन की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह पेश आना चाहिए। जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ व्यतीत करें, उनको अकेला ना रहने दें। वो आपसे छोटी हैं और आपका बड़प्पन बरकरार रहे, इसलिए वो दिल खोल करके आपसे कोई भी बात नहीं करती हैं। इसलिए किसी ऐसे इंसान का जरिया बनाइए जो छोटी दीदी के मन की बात आप तक पहुंचा सके। आपकी समस्या का यही सबसे बड़ा समाधान होगा। रामू बोला, बिल्कुल सही कहा तूने रामू, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा, इसलिए मैं आज तक राज के मन तक ना पहुंच पाई। बड़ी होने के नाते वो मुझे मान देती है, शायद इसलिए वो अपने मन की बातें मुझसे दिल खोल करके नहीं कह पाती। यही आज तक मैं ना समझ पाई, लेकिन अब मैं ऐसे इंसान को कहाँ ढूंढूं जो राज के मन की बात मुझ तक पहुंचा सके। देवनंदिनी ने कहा, रामू से कहा, दीदी अब तो ये आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। रामू बोला, हाँ याद आया रामू, मैं जानती हूँ वो शख्स कौन है। देवनंदिनी चहकते हुए बोली, आखिर कौन है वो। रामू ने पूछा, वो है श्रीधर बाबू। मैंने अक्सर देखा है कि जब राज उनके साथ होती है तो बहुत खुश नजर आती है। अब मैं श्रीधर से कह दूंगी कि वो अब ज़्यादातर समय राज के साथ अस्पताल में ही बिताया करे और राज के मन की बात मुझसे बताया करे। देवनंदिनी बोली, तब तो दीदी ये बहुत अच्छी बात है, चलिए आपकी समस्या का समाधान हो गया, अब आप निश्चिंत हो जाइए। रामू बोला, तूने बिल्कुल सही कहा रामू। देवनंदिनी बोली, अब आप चिंता मत कीजिए, जब तक छोटी दीदी सेहतमंद नहीं हो जाती हैं तब तक आप श्रीधर बाबू से कहिए कि वो ज़्यादातर समय उनके संग अस्पताल में रहें। रामू ने नंदिनी से कहा, यही सही रहेगा। नंदिनी बोली, तो आज से ही आप इस काम की शुरुआत कर दीजिए। आप श्रीधर बाबू से इस विषय पर बात कर लीजिए और अभी ही उन्हें अस्पताल जाने को कहिए। रामू बोला, ठीक है, तो तू अब घर जा, मैं श्रीधर को इस विषय में बात करती हूँ। देवनंदिनी बोली। रामू ने खाने का डब्बा पैक किया और घर चला गया। इधर नंदिनी श्रीधर के केबिन में पहुंची और संकोच करते हुए श्रीधर से कहा, श्रीधर बाबू अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए, श्रीधर बोला, लेकिन कुछ संकोच सा होता है। नंदिनी बोली, जी जो भी बात है आप बिना संकोच के कह सकती हैं। श्रीधर बोला, मुझे डर है कि कहीं आप बुरा ना मान जाएं। नंदिनी ने बोली, जी देवी जी, मैं भला बुरा क्यों मानने लगा। श्रीधर बोला, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है। नंदिनी बोली, आप बात को कुछ ज्यादा ही खींच रही हैं, जो कहना है कहिए, मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूंगा। श्रीधर बोला, जी बात यह है कि राज के मन की बात मैं जान नहीं पाती। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, तो वो मेरा बड़प्पन बनाए रखने के लिए अपने मन की बात मुझसे नहीं कह पाती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक वो अस्पताल में है तब तक आप उसके साथ अस्पताल में रहें। नंदिनी बोली, जी मैं राज जी के पास अस्पताल में तो रह लूंगा, लेकिन यहाँ मील के काम का क्या होगा। श्रीधर ने नंदिनी से कहा, श्रीधर बाबू आप मील के काम की बिल्कुल भी चिंता ना करें, यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूंगी, और अगर आप मुनासिब समझें तो इस काम के लिए आपके वेतन में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। देवनंदिनी बोली, कैसी बातें करती हैं आप देवी जी, क्या मैं इंसानियत नहीं समझता। हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, जिंदगी जीने के लिए पैसे के मुकाबले भावनाओं की आवश्यकता अधिक पड़ती है। इन्हीं भावनाओं के बल पर ही तो हृदय एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए मेरी नज़र में पैसे से ज़्यादा भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। श्रीधर बोला,
तो क्या मैं यह समझूं कि आप अस्पताल में राज के पास रहने के लिए राजी हैं? देवनंदिनी बोली, जी बिल्कुल, अगर मैं दोनों बहनों के मन को मिलाने का जरिया बन सकता हूं तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। श्रीधर बोला, आपने यह कह करके मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। मैं बता नहीं सकती कि आपकी रजामंदी में मुझे कितनी खुशी हो रही है। इसके लिए मैं आपकी सदैव एहसानमंद रहूंगी। देवनंदिनी ने बोला, ये कैसी बातें करती हैं आप? और फिर ये इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। आप दोनों बहनों का प्यार सदैव बना रहे। श्रीधर बोला, ठीक है, तो आप अभी इसी समय अस्पताल रवाना हो जाइए, मैं शाम तक अस्पताल पहुँचती हूँ। नंदिनी बोली, जी बहुत बढ़िया, तो मैं फिर अस्पताल की ओर निकलता हूँ। श्रीधर बोला, जी ठीक है। नंदिनी बोली, जैसे ही श्रीधर अस्पताल जाने को हुआ तो नंदिनी ने उसे टोकते हुए कहा, श्रीधर बाबू जरा सुनिए तो। जी कहिए, कोई बात है? श्रीधर ने पूछा। जी, नंदिनी बोली, कहिए। श्रीधर बोला, मैं ये चाहती थी कि राज के पास जब आप जाएं तो कुछ चटपटा सा खाने के लिए जरूर ले जाएं, इससे वो खुश हो जाएगी। नंदिनी बोली, वैसे क्या ले जाऊं? आप ही कोई आइडिया दे देती तो अच्छा रहता। श्रीधर बोला, ऐसा कीजिए, आप चटपटी सी भेलपूरी बनवा लीजिए, वो बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी डॉक्टर या नर्स देख ना पाए। नंदिनी बोली, कमाल है देवी जी, आप मुझे चोरी करने को कह रही हैं और साथ साथ ये भी समझा रही हैं कि पुलिस से भी सावधान रहो। श्रीधर हंसते हुए बोला, माफ कीजिएगा अगर कुछ गलत कह दिया हो तो। नंदिनी झेंपते हुए बोली, जी नहीं देवी जी, मैं तो मजाक कर रहा था। श्रीधर बोला, तब तो ठीक है, मुझे तो लगा कि आप शायद मेरी बात का बुरा मान गए। नंदिनी बोली, जी ऐसा कुछ नहीं है, तो अब इजाजत दें जाने की। श्रीधर बोला, जी बिल्कुल, अब आप जा सकते हैं, अब ना टोकूंगी। नंदिनी बोली, जी मुझे भी यही यकीन है कि आप मुझे ना टोकेंगी। श्रीधर और नंदिनी दोनों इस बात पर ठहाका लगा करके हंस पड़े। नंदिनी को हंसते हुए देख करके श्रीधर बोला, आप अपना खड़ूसपन वाला रवैया छोड़ करके अगर कभी कभी इसी तरह से दिल खोल करके हंस लिया करें तो आपका मन भी हल्का महसूस करेगा। जी, अब से कोशिश करूंगी। देवनंदिनी हंसते हुए बोली, अब तो नहीं रुकूंगा, नहीं तो फिर से कोई बात निकल पड़ेगी। श्रीधर बोला, जी आप जाइए। नंदिनी बोली, जी हाँ। और इतना कह करके श्रीधर मील के बाहर आ गया और अस्पताल जाने के लिए तांगे को रोका। इधर नंदिनी मन ही मन श्रीधर की बातों को सोच सोच करके मुस्कुराती रही। इधर श्रीधर अस्पताल पहुंचा और उसने अस्पताल के बाहर ही खड़े एक बुजुर्ग की रेहड़ी से पहले भेलपूरी बनवाई, फिर उस बुजुर्ग को पैसे दे करके भेलपूरी को अपने झोले में छुपाया और राज के कमरे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो राज के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि राज शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ उपन्यास देवदास पढ़ रही है। राज को ऐसे पढ़ते हुए देखा तो श्रीधर ने टोकते हुए कहा, अच्छा, तो शहजादी साहिबा देवदास पढ़ रही हैं? अरे श्रीधर बाबू, आप कब आए? राज ने चौंकते हुए पूछा। जी तभी जब आप अपनी प्रेम कहानी में डूबी हुई थी। जी मेरी नहीं, देवा और पारो की प्रेम कहानी में डूबी हुई थी। राज ने जवाब दिया। अच्छा जी, तो आपको भी प्रेम कहानियां पढ़ना पसंद है? श्रीधर बोला, तो क्या आपको भी प्रेम कहानियां पढ़ना पसंद है? राज ने चहकते हुए पूछा। जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि प्रेम से तो संसार बंधा है और प्रेम ही एक दूसरे को बांध करके रखता है। श्रीधर बोला, सच में आपको भी ये लगता है? राज बोली, जी हाँ, प्रेम के बिना सब नीरस है। श्रीधर बोला, जी मेरा भी यही मानना है। मैं तो चाहती हूँ कि जो भी मुझसे प्यार करे वो निस्वार्थ करे, मेरी दौलत और शोहरत से नहीं, केवल मुझसे प्यार करे, वो मेरी रूह से प्यार करे, दिल की गहराई से मुझे चाहे, बस मेरी तो यही तमन्ना है। राज ने भावुक होकर के अपने मन की बात श्रीधर से बोल दी, लेकिन जब अपनी बातों का अर्थ समझा तो दूसरे ही पल अपनी पलकें झुका ली। जी ईश्वर करे आपकी इच्छा जल्द पूरी हो। श्रीधर बोला। इधर श्रीधर की बात सुनकर के राज झेंप गई और बात टालते हुए बोली, बहुत भूख लगी है, काश कुछ चटपटा सा खाने को मिल जाता। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो आपके लिए भेलपूरी लाया था। श्रीधर बोला, तो जल्दी निकालिए ना, देर किस बात की है? राज बेसब्र हो करके कहा। तो मैं दरवाजे पर खड़ा होता हूँ, फिर आप ये भेलपूरी के मज़े से खाइए और पेपर भी वापस मेरे झोले में डाल दीजिएगा, नहीं तो खामखा नर्स को शक हो जाएगा। श्रीधर बोला,
आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और इतना कह करके राज भेलपूरी इस तरह से खाने लगी कि जैसे उसने ना जाने कब से खाना ना खाया हो। और उसे खाता देख करके श्रीधर को अच्छा लग रहा था। वो लगातार उसके चेहरे की ओर देखे जा रहा था। राज की मासूमियत और भोलेपन ने उसके दिल में एक खास जगह बना ली थी। उसे खाते हुए देख करके वो उसे बस एकटक निहारे ही जा रहा था। कुछ देर में राज ने भेलपूरी खत्म कर दी और श्रीधर से बोली, शहजादे, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ सकते हैं। आपको अब पहरेदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अहो भाग्य, जो मैं आपके कुछ काम तो आ सका। श्रीधर बोला, मेहरबानी तो आपकी हम पर हुई है शहजादे साहब, जो आप हमारे लिए इतनी जायकेदार भेलपूरी बनवा करके लाए हैं। राज बोली, तभी तो आपने हमारे लिए एक दाना भी नहीं छोड़ा। श्रीधर ने छेड़ने के इरादे से राज से कहा, माफ कीजिएगा श्रीधर बाबू, मुझे पता नहीं था कि वो भेलपूरी आपको भी खानी थी। राज ने श्रीधर से अफसोस जताते हुए कहा, ना ना शहजादी साहिबा, आप अफसोस ना करें, मैं तो मजाक कर रहा था। श्रीधर बोला, तब तो बड़ा बेरहम मजाक था। हमारे खाने की कमजोरी को आप मजाक का नाम दे करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। राज बोली, शहजादी साहिबा को जब हमसे इतनी शिकायत है तो फिर मैं लीजिए, हम कल से अब अस्पताल नहीं आएंगे। श्रीधर बोला, ना श्रीधर बाबू, ऐसा बदला मत लीजिए, इतने भी बेरहम मत बनिए। राज ने फिर बिना सोचे समझे बोल दिया और फिर से शर्माते हुए पलकें झुका ली। तो इसका मतलब है कि हमारा अस्पताल आना शहजादी साहिबा को पसंद है। श्रीधर बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। राज शर्माते हुए बोली, तो इसका मतलब है कि हमारा आना पसंद नहीं है। श्रीधर ने कहा, मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा। राज बोली, तो आप कहना क्या चाहती हैं, जरा खुल करके बताएं। शहजादी साहिबा जी, श्रीधर ने चिढ़ाते हुए कहा, आप तो खामखा में हमें अपनी बातों में उलझा रहे हैं। राज ने शिकायत करते हुए कहा, तो फिर मैं क्या समझूं, जरा आप ही बता दीजिए। श्रीधर बोला, हमें नहीं मालूम। राज बोली, तो फिर हम जाते हैं। श्रीधर बोला, जी आप तो छोटे बच्चे की तरह जिद करते हैं। राज बोली, जी जिद ही सही। श्रीधर बोला, जी आपके आने से अकेलापन महसूस नहीं होता है और बस। राज बोली, ये हुई ना बात, आपकी दीदी ने कहा है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं रहता, तो मैं अस्पताल में आकर के कुछ देर आपसे बातें करके आपका अकेलापन दूर करूं, और कोई बात नहीं है। श्रीधर बोला, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर दीदी ने मेरे मन की समझ ली। राज बोली, वो क्यों नहीं आपके मन की बात समझेंगी, वो आपकी बड़ी बहन है। श्रीधर बोला, जी शायद आप सही कहते हैं, लेकिन उनसे अपने मन की बात करते हुए मुझे डर लगता है। राज बोली, शायद दुनियादारी संभालते संभालते उनके अंदर एक गंभीरता आ गई है और आपको उनकी इस गंभीरता से डर लगता है। श्रीधर बोला, शायद यही सही है। राज बोली, लेकिन समय मिले तो कभी आप उनके बारे में भी सोचें कि कैसे काम की वजह से उनकी दुनिया सिमट करके रह गई है। जब कभी उन्हें भी कोई तनाव या तकलीफ होती होगी तो वो किस कंधे पर अपना सिर रख करके रोती होंगी। श्रीधर बोला, सही कहते हैं आप, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। राज बोला, तो कभी समय मिले तो जरूर सोचिएगा। श्रीधर बोला, जी मुझे तो लगता है कि दीदी बहुत ही कठोर दिल की हैं। राज बोली, ये आपकी गलत फहमी है। सभी इंसान को किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है, वो चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो। श्रीधर बोला, जी मैंने कभी ये जानने की जरूरत ही नहीं समझी। राज बोली, पता है आपको, वो भी कभी कभी अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करती हैं। श्रीधर बोला, जी अब तो जब ठीक हो जाऊंगी तो उनका ख्याल रखूंगी, उन्हें सभी चिंताओं से दूर कर दूंगी। राज बोली, ये हुई ना बात, मुझे आपसे यही आशा थी। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की परेशानियों को समझें। जी आपकी शिकायत जरूर दूर होगी। राज बोली, मैं यही चाहता था। तो फिर अब मैं चलता हूँ, देखिए ना अब तो अंधेरा भी होने को आया है, दीदी घर पर इंतजार करती होंगी। श्रीधर बोला, जी आप जा सकते हैं, अब ना रोकूंगी। राज बोली, और श्रीधर के जाते ही राज उसकी बातों में खो गई। वो सोचने लगी कि कितना अच्छा इंसान है, आजकल के जमाने में कौन किसी के बारे में इतना सोचता है, ये तो बिना स्वार्थ के ही हम बहनों को इतनी फिक्र करता है, वाकई में दिल का बहुत ही अच्छा है। राज अपने बिस्तर पर बैठकर ये सोच ही रही थी कि देवनंदिनी राज
राज के लिए रात का खाना लेकर के अस्पताल आ पहुंची और राज को ऐसे गुमसुम देख करके बोली, क्या बात है, हमारी बहना किस सोच में डूबी है। अरे दीदी आप आ गई, राज बोली। पहले तू बता कि तू किस सोच में डूबी थी, नंदनी ने पूछा। कुछ नहीं दीदी, बस आपके बारे में सोच रही थी, राज बोली। अच्छा, मेरे बारे में क्या सोच रही थी भला, नंदनी ने पूछा। यही कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, राज बोली। अच्छा, तू तो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खा लिया, नंदनी बोली। ना दीदी, बस भेल पूरी खाई थी, राज अचानक बोल गई और फिर नंदनी का चेहरा देख करके डर गई। श्रीधर बाबू ले आए थे तो क्या करती मैं, डर मत, मैंने ही उनसे भेल पूरी ले जाने को कहा था, नंदनी बोली। सच दीदी, आप कितनी अच्छी हो, फिर कल उनसे समोसे लाने को कहिएगा, राज बोली। ये कुछ ज्यादा हो रहा है, नंदनी बोली। ठीक है तो भेल पूरी ही भिजवा दीजिएगा, राज बोली। तू अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगी, तूने तो कसम खा रखी है, नंदनी बोली। दीदी आपको पता है अगर मैं शरारतें ना करूं तो मैं मर जाऊं, शायद, राज बोली। मरे तो तेरे दुश्मन, और खबरदार आज के बाद ऐसी मनहूस बातें की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, नंदनी बोली। गलती हो गई दीदी, माफ कर दो, राज हंसनी बोली। अच्छा अच्छा, चल चल अब बातें मत बना, आज मैं तेरे लिए अपने हाथों से जीरा आलू बना करके लाई हूँ। ज्यादा तीखा और चटपटा नहीं है, लेकिन तू खाएगी तो तुझे बहुत अच्छा लगेगा, देवनंदनी बोली। अब आपने इतने प्यार से बनाया है तो मैं जरूर खाऊंगी, राज बोली। चल मैं हाथ धो करके आती हूँ, फिर साथ मिल करके खाना खाएंगे। और इतना कह करके नंदनी हाथ धोने चली गई। उधर श्रीधर घर पहुंचा और सुलक्षणा ने उसे हाथ मुंह धो करके खाना खाने के लिए कहा। सुलक्षणा ने श्रीधर के लिए खाना परोसा और वो खाने लगा, लेकिन आज उसका ध्यान खाने पर नहीं था। पता नहीं वो क्या सोच करके मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसका ऐसे मुस्कुराना देख करके सुलक्षणा से ना रहा गया और वो श्रीधर से पूछ ही बैठी, क्यों रे, खाना कैसा बना है, आज सब्जी में नमक थोड़ा कम है। हाँ हाँ दीदी, नमक थोड़ा कम है, जरा नमक तो लाना, वैसे सब्जी बहुत अच्छी बनी है, श्रीधर बोला। अब तो पता लग गया कि सच में तेरा ध्यान खाने पर नहीं है, सब्जी में नमक कम नहीं ज्यादा है पगले, सुलक्षणा बोली। ओ मैं कुछ सोच रहा था, श्रीधर बोला। जरा मैं तो भी सुनूं कि तू किसके बारे में सोच रहा है, सुलक्षणा ने पूछा। वो कुछ नहीं, अस्पताल गया था राज जी से मिलने, तो भेल पूरी लेकर के गया था, उन्हें खाता देख करके मुझे हंसी आ गई तो वही बात ध्यान में आ गई, श्रीधर बोला। अच्छा, तो आजकल राज के बारे में बहुत सोचा जा रहा है, सुलक्षणा बोली। ना जी, ऐसा कुछ ना है जैसा तुम सोच रही हो, श्रीधर बोला। मैं सही सोच रही हूँ, और इतना कह करके सुलक्षणा मंद मंद मुस्कुराने लगी। तो मित्रों, इस कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।